एवरीवन, वेलकम टू मैंगन ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, जिसका कोड है 165। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूनिट कौन सी चल रही है हमारी? 3 ऑफिस टूल्स, चैप्टर नंबर 10 स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 1। बहुत ही धमाकेदार तरीके से ये चैप्टर चल रहा है। बहुत से टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हैं। आज है बारी किसकी? किसकी बारी है भाई? आज बारी है सम यूजफुल फंक्शंस पार्ट 3 की। तो सोच क्या रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सोचना नहीं है ज्यादा, आगे बढ़ लेना है। अभी तक हमने इस पूरे टॉपिक में सम यूजफुल फंक्शंस इन कैल्क सॉफ्टवेयर, इस पूरे टॉपिक में कुछ एक्साइटिंग फंक्शंस के बारे में जाना। सबसे पहले हमने ये जाना कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जो पहले से ही कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइंड हो, वो होता है आपका एक फंक्शन। हमने कौन कौन से फंक्शंस के बारे में जान लिया है? हमने सम फंक्शन के बारे में जाना, एवरेज फंक्शन के बारे में जाना, हमने काउंट फंक्शन के बारे में जाना एंड काउंट ए फंक्शन के बारे में भी जाना। आज बारी है किस फंक्शन की? आज बारी है मैक्स फंक्शन की। येट अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इन कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए जाने क्या होता है आपका मैक्स फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू। भाई क्या रिटर्न करता है? ये फंक्शन रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। अगर आपके साथ या आपके पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हो, यहां पे किसकी बात हो रही है? याद रखो, थोड़ा ना देख के इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश किया करो। क्या बोल रहा है? गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। किसकी वैल्यूज भाई? जो भी आपके पास गिवन सेट ऑफ वैल्यूज हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो सेट ऑफ वैल्यूज किसमें आएंगी? किसमें आएंगी सेट ऑफ वैल्यूज? जल्दी बता दीजिए भैया कमेंट सेक्शन में। क्या यहां पे हम एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं? क्या हम यहां पे एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं? नहीं, सिंगल सेल की वैल्यू की बात नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है सेट ऑफ वैल्यूज की। किसकी बात हो रही है भाई? सेट ऑफ वैल्यूज की बात हो रही है। तो जहां पे आ जाता है सेट, वहां आ जाता है क्या? वहां आ जाता है रेंज। क्या आती है भाई? क्या आता है? आता है आपका रेंज। तो मैक्स फंक्शन अप्लाई होता है ऑन द रेंज ऑफ सेल्स। जितनी भी रेंज ऑफ सेल्स आप कंसिडर करना चाहते हैं, किसी भी सेल का रेंज, उस पे अगर आप रेंजेस ऑफ सेल्स पे जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं, उन सारी की सारी डेटा वैल्यूज में से मुझे अगर वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए मैं यूज करती हूं मैक्स फंक्शन। चलिए भाई, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब कि रेंज की बात होगी यहां पे। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। क्या होगा भाई? क्या होगा मैक्स फंक्शन का सिंटैक्स? बिल्कुल सिमिलर है सम, एवरेज, काउंट एंड काउंट ए की तरह। सिर्फ आएगा आपका मैक्स नेम, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आएंगे कुछ क्या आएंगे? चले जाइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप न्यू है मेरी इस क्लास में तो आप इस क्लास के एंड में देख सकते हैं मेरे सम यूजफुल फंक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सेशंस, क्योंकि उन दोनों ही पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड काउंट ए फंक्शन के बारे में। इन सारे ही फंक्शंस में हमने जान लिया था कि एक फंक्शन नेम जब हम देते हैं या कोई भी एक फंक्शन डेफिनेशन देते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ ये होता है। अगर आपको ये सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस आप इतना समझिए कि भाई मैक्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पहले दिया जाएगा आपको फंक्शन नेम। क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है एक फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के साथ साथ दिया जाता है एक पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर पास होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या पास होते हैं भैया? इस पैरेंथेसिस के अंदर पास होते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर पास होते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं भाई किसके अंदर? इस पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये होता है एक जनरल फंक्शन का सिंटैक्स। कोई भी फंक्शन हो, चाहे आपका सम फंक्शन हो, बहुत ही बेसिक फंक्शन है ये कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। सम फंक्शन हो, एवरेज फंक्शन हो, काउंट फंक्शन हो, काउंट ए फंक्शन हो, या हो आपका मैक्स फंक्शन, इन सारे फंक्शंस का एक ही सिंटैक्स है भाई। कौन सा सिंटैक्स है? ये सिंटैक्स है। क्या है ये भाई? क्या है? ये है आपका सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन। एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक फंक्शन किस तरीके से दिया जाता है, तो सिमिलर तरीके से तो दिया हुआ है। फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस एंड आपके आर्ग्यूमेंट्स। अब हर फंक्शन में जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं या द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वो फंक्शन टू फंक्शन वैरी करता है। सम फंक्शन में आप जितने भी नंबर्स देते हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो नंबर टाइप के होते हैं। एवरेज फंक्शन में आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो नंबर टाइप के होंगे।
काउंट फंक्शन में आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो भी न्यूमेरिकल टाइप के होने चाहिए। काउंट ए फंक्शन में आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो न्यूमेरल एज वेल एज टेक्सचुअल दोनों हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, टेक्सचुअल भी हो सकते हैं। तो हर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट पास होता है उसका होता है एक टाइप। क्या होता है भाई? आर्ग्यूमेंट टाइप। ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं भाई? नंबर 1 नंबर 2 हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं भैया? नंबर 1 नंबर 2 हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट टाइप, जो भी नंबर या जो भी आर्गुमेंट इसके अंदर पास हो रहा है, द आर्गुमेंट विच इज गेटिंग पास्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द मैक्स फंक्शन, इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्गुमेंट पास हो रहा है, नंबर 1 नंबर 2, ये आर्गुमेंट क्या कहलाता है? ये आर्गुमेंट किस टाइप का होगा? ये आर्गुमेंट होगा आपका नंबर्स टाइप का। किस टाइप का? नंबर टाइप का। मतलब कि मैक्स फंक्शन के अंदर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सारे ही सारे नंबर्स ही तो हैं। इनके अलावा और कोई टेक्सचुअल आर्गुमेंट आप पास नहीं करा सकते इनसाइड दी मैक्स फंक्शन। या तो नंबर्स पास होंगे या फिर उन सेल एड्रेसेस को हम पास करेंगे जिसमें एक नंबर डेटा वैल्यू है। क्या है? या तो हम एक नंबर पास कराएंगे एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स फंक्शन, या फिर उन सेल एड्रेसेस को हम पास कराएंगे, सेल एड्रेसेस या फिर रेंज ऑफ सेल्स, वो रेंज, वो सेल एड्रेसेस जहां पे एक नंबर पास किया गया है या नंबर है एज अ डेटा वैल्यू। तो वो जब हम कराएंगे तो ये होगा आपका मैक्स फंक्शन का पूरा सिंटैक्स। चलिए भाई, किस टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा है? सारे के सारे नंबर्स ही पास हो रहे हैं इसके अंदर। और ये रिटर्न भी क्या करेगा भाई? रिटर्न भी क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, अब जब मुझे सारी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेट ऑफ डेटा वैल्यूज हैं, सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, पूरे न्यूमेरिक वैल्यूज के सेट में से अगर मुझे लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रिटर्न भी तो क्या होगा? रिटर्न भी तो होगा एक नंबर। और ये नंबर कौन सा नंबर होगा? कौन सा नंबर होगा? इट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। कौन सा नंबर भाई? कौन सा नंबर भाई? लार्जेस्ट नंबर। मतलब क्या है? बेसिक पढ़ो ना इसको। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज। जो भी रेंज आप दे रहे हैं, जो भी आप सेल दे रहे हैं अलग से, जो भी नंबर्स आप पास करा रहे हो एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर जो भी नंबर आप पास करा रहे हो उन सारे नंबर्स के बीच में होगा कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी एज द आउटपुट। दैट्स इट। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेयर नंबर 1 नंबर 2, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 से लेके जितने भी नंबर्स आप इसके अंदर एज आर्गुमेंट पास करा रहे हो, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? आर नंबर्स फॉर विच यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। यही दिया हुआ है। इन सारे नंबर्स में से सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? ये रिटर्न होगा एज द आउटपुट। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो मतलब कि सीधी बात सिर्फ इतनी सी है, सीधी बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई ये जो मैक्स फंक्शन होता है ना, ये जो मैक्स फंक्शन होता है, इस मैक्स फंक्शन में ये समरी देख लो, बिल्कुल समरी देख लो, समराटिकल वे में देख लो। इस मैक्स फंक्शन के अंदर पास होते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो आर्ग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये किस टाइप के होते हैं? पहली बात तो ये होते हैं आपके नंबर टाइप के। किस टाइप के होते हैं? नंबर टाइप के। तो जब नंबर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं, डायरेक्ट नंबर भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नो, सेल एड्रेस हो सकता है, वो सेल एड्रेस जो कि एक नंबर को एज अ डेटा वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है, वो सेल एड्रेस आप दे सकते हैं, पास करा सकते हैं एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स फंक्शन। यहां तक कि आप उसको भी दे सकते हो। किसको दे सकते हो भाई? किसको दे सकते हो? उस रेंज को भी मेंशन करते हो, जहां पे जिसकी सेल्स, ऐसी रेंज जिसके सेल्स कंटेन करते हैं एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू। क्लियर हुआ? चलिए भाई, तो आगे देखते हैं। यू कैन स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, एक चीज और, ये चीज हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इस चीज को तो छोड़ना बनता ही नहीं है, ये चीज तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आउटपुट क्या आता है भैया मैक्स फंक्शन का? आउटपुट क्या आता है मैक्स फंक्शन का? आउट ऑफ द गिवन डेटा वैल्यूज, जितनी भी न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज उसके पास हैं, उन सारी न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करना। इट रिटर्न्स, आउटपुट क्या करता है? ये क्या करता है? इट रिटर्न्स दी, क्या रिटर्न करता है भाई? क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स दी लार्जेस्ट वैल्यू। ये पूरा समरी था जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? पूरे के पूरे डेटा वैल्यूज, चाहे आपने वो डायरेक्ट नंबर के रूप में दिया हुआ हो,
मल्टीपल नंबर्स दिए हुए हो, मतलब मैक्स फंक्शन से एक बात तो समझ गए कि एक से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर एक से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू आप देते हो तभी एक लार्जेस्ट वैल्यू उसमें से निकल कर आती है। मिनिमम 1, मैक्सिमम n। आप मिनिमम एक नंबर देते हो मैक्स फंक्शन के अंदर एज द आर्गुमेंट, या फिर आप मैक्सिमम n नंबर्स भी दे सकते हैं एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स फंक्शन। अब जो आप ये नंबर दे रहे हो वो डायरेक्ट एक नंबर भी हो सकता है, वो एक सेल एड्रेस भी हो सकता है। आर्गुमेंट आपका एक सेल एड्रेस भी हो सकता है जो एक नंबर को रखा होगा एज अ डेटा वैल्यू, या फिर एक रेंज हो सकती है, रेंज ऑफ सेल्स जिसके हर एक सेल में एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू है। और इन सारी की सारी डेटा वैल्यूज को, चाहे एक डायरेक्ट नंबर हो, चाहे आपका डायरेक्ट नंबर हो, चाहे आपका सेल एड्रेस हो, चाहे आपका रेंज हो, उन सारे सेल्स की डेटा वैल्यूज के बीच में होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन होने के बाद सबसे बड़ी जो वैल्यू निकल के आती है उसको रिटर्न किया जाता है एज द आउटपुट। दैट्स इट। अब देखो, you can specify arguments that are numbers, empty cells, logical values, text representations of numbers। आप आर्ग्यूमेंट किस किस तरीके से दे सकते हो। मैक्स फंक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं अभी, यहां मैं आपसे बात कर रही हूं कि एक किसी भी फंक्शन के अंदर, आप किसी भी फंक्शन के अंदर XYZ कोई भी फंक्शन हो, मैं यहां पे पर्टिकुलरली मैक्स फंक्शन की फिलहाल बात नहीं कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एनोनिमस फंक्शन। कोई भी फंक्शन है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें आप कोई भी आर्गुमेंट किस किस टाइप से दे सकते हो। आपका आर्गुमेंट एक नंबर भी हो सकता है जैसे कि आप वहां देख रहे हो, है आपका आर्गुमेंट एक एम्प्टी सेल भी हो सकता है, ऐसा सेल जिसमें कोई भी डेटा वैल्यू नहीं हो, ये भी एक आर्गुमेंट की तरह आप पास करा सकते हो। उस सेल एड्रेस को भी आप एज एन आर्गुमेंट पास करा सकते हो जिसके पास कोई भी डेटा वैल्यू नहीं है। पास को तो आप कुछ भी पास करा सकते हो। अब आपका फंक्शन उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, वो फंक्शन टू फंक्शन वैरी करता है। चलिए भाई, तो एम्प्टी सेल को भी आप एज एन आर्गुमेंट पास करा सकते हो, किसी लॉजिकल वैल्यू को भी आप एज दी आर्गुमेंट पास करा सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो कि लॉजिकल वैल्यू क्या कहलाती है, मैंने अपने प्रीवियस 2 क्लासेस में ये बात बिल्कुल अच्छे से बताई हुई थी कि लॉजिकल वैल्यू क्या होती है। द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस सेशन, अगर आप ये मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं, सम यूजफुल फंक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देती हूँ, कोई इशू नहीं भाई। और जो लोग जानते हैं कि लॉजिकल वैल्यू क्या होती है भाई, कमेंट सेक्शन में जाइए और बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं बिल्कुल शाउट आउट करने वाली हूं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट खुद पर्सनली देख रही हूं, बिल्कुल बार बार बता रही हूं मैं आपको। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक लॉजिकल वैल्यू आखिर होती क्या है। चलिए बताइए, अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बताइए, मैं आपका नाम शाउट आउट करूंगी। नहीं तो जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। लॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं 2 लॉजिकल वैल्यूज। सबसे पहली कौन सी है भाई? सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है आपकी ट्रू एंड दूसरी है आपकी फॉल्स। कौन कौन सी वैल्यूज हैं भैया? ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो होती है हमारी, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है वो होती है 1 एंड फॉल्स वैल्यू जो होती है वो होती है 0। मतलब कि ट्रू लॉजिकल वैल्यू का जो न्यूमेरिक इक्विवेलेंट है, ट्रू लॉजिकल वैल्यू का जो न्यूमेरिक इक्विवेलेंट है दैट इज 1, फॉल्स लॉजिकल वैल्यू का जो न्यूमेरिक इक्विवेलेंट है दैट इज 0। मतलब ट्रू कह लीजिए या फिर 1 कह लीजिए, फॉल्स कह लीजिए या फिर 0 कह लीजिए, बात बराबर है। अगर किसी भी सेल के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, अगर किसी भी सेल के अंदर ट्रू, ऐसा ट्रू लिखा हुआ है भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रू, ठीक है, मैं इस ट्रू की बात कर रही हूं। अगर ट्रू लिखा हुआ है किसी भी सेल के अंदर तो वो होता है न्यूमेरिक 1 के इक्विवेलेंट। अगर किसी भी सेल के अंदर फॉल्स डेटा वैल्यू दी हुई है, ये वाला फॉल्स, तो वो होता है 0 न्यूमेरिक वैल्यू के इक्विवेलेंट। इसलिए आप एक लॉजिकल वैल्यू को दैट इज ट्रू एंड फॉल्स दोनों को एज पास करा सकते हो आर्गुमेंट में। चलिए, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब नंबर्स एम्बेडेड विद इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास। ऐसा नंबर जिसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एम्बेड कर रहे हो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है आपके नंबर का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है? किसी भी नंबर को अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एम्बेड कर देते हो तो वो बन जाता है एक टेक्स्ट। क्या बनता है? वो बनता है एक टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, देख लीजिए, मैंने लिख दिया 24 और फिर मैंने लिख दिया 24। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो 24 लिखा हुआ है और जो सिंपल 24 लिखा हुआ है, क्या अंतर होता है दोनों में? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे द डिफरेंस बिटवीन दिस 24 एंड दिस 24। फटाफट से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और जो मुझे ये बात बताएगा
बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल उसका नाम लिया जाएगा, मैं बिल्कुल उसको शाउट आउट करने वाली हूँ। चलिए बताइए भाई, जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, क्या डिफरेंस होता है? ये जो 24 आपको देखने को मिल रहा है, ये जो 24 देखने को मिल रहा है, ये है आपका एक नंबर। क्या है? ये एक नंबर है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक नंबर है जिसका एक न्यूमेरिक बेस है। लेकिन इसी 24 को जब मैंने एम्बेड कर दिया, इसी 24 को जब मैंने एम्बेड कर दिया विद इन दी डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो यही 24 अब क्या बन जाता है? क्या बन जाता है भैया ये 24? ये 24 क्या बन जाता है? ये 24 बन जाता है अब आपका टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या बनता है भाई? टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अब बन गया है ये एक टेक्स्ट। क्या बन गया? ये एक टेक्स्ट बन गया है। इसने अपना न्यूमेरिकल बेस खो दिया है। इट हैज लॉस्ट इट्स न्यूमेरिकल बेस। ये एक कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है, ना कि 24 नंबर की तरह। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब कि अगर नॉर्मल 24 लिखा हुआ है तो दैट इज 24 द नंबर, लेकिन 24 को अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एम्बेड कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इट नो लॉन्गर विल एक्ट, इट विल नो लॉन्गर एक्ट, इट विल नो लॉन्गर एक्ट एज दी क्या इट विल नो लॉन्गर एक्ट एज द 24 द नंबर, इट विल बी ट्रीटेड एज द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट की तरह, एक कैरेक्टर की तरह ये ट्रीट किया जाएगा 24। क्लियर हुआ? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लिखा है 24 + 10 तो आंसर क्या आता है भाई? क्या आंसर आता है? आंसर आता है आपका 34। आता है कि नहीं आता है? यहां लिख देती हूं। चलिए भाई, अगर मैंने सेम चीज को ऐसे लिख दिया 24 + 10 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास 34। लेकिन अगर मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया 24 + 10 तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा आपका एरर। क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? फिर आंसर आ जाएगा आपका एरर। चलिए भाई, एरर आ जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक न्यूमेरिक वैल्यू से ऐड नहीं करा सकते हो। यू कैन नॉट ऐड दी स्ट्रिंग वैल्यू विद दी न्यूमेरिक वैल्यू। 10 यहां पे हमारा न्यूमेरिक है, लेकिन 24 इज नो लॉन्गर अ न्यूमेरिक वैल्यू। इसने अपना न्यूमेरिकल बेस खो दिया है। ठीक है? तो ये आपको एरर मैसेज शो करेगा क्योंकि आप एक टेक्स्ट वैल्यू को ऐड नहीं करा सकते, आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते बिटवीन द टेक्स्ट वैल्यू एंड द न्यूमेरिक वैल्यू। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो बिल्कुल बताइए मुझे। हाँ जी, बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो क्या क्या हो सकता है? एक आर्गुमेंट, वो एक नंबर भी हो सकता है, एक एम्प्टी सेल भी हो सकता है, एक लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है, किसी भी नंबर का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है एक आर्गुमेंट। लेकिन मैक्स किस किस टाइप के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा? यहां पे मैंने बात की है द आर्गुमेंट्स कैन बी ऑफ। आपके आर्गुमेंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? नंबर्स, लॉजिकल वैल्यूज, एम्प्टी सेल, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्स क्या करेगा? मैक्स सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेगा, मैक्स सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? मैक्स सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेगा किसको? किसको? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक एंड लॉजिकल वैल्यूज को। किसको कंसिडर करेगा? मैक्स फंक्शन केवल उन आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर करेगा जो आर्ग्यूमेंट्स या तो एक नंबर हो या फिर हो आपके लॉजिकल वैल्यूज। सिर्फ और सिर्फ उसको ही कंसिडर करने वाला है। कौन सा फंक्शन? आपका मैक्स फंक्शन भैया। तो मैक्स फंक्शन के अंदर जो भी आर्गुमेंट आप पास करेंगे वो या तो एक नंबर होना चाहिए या फिर एक न्यूमेरिकल या फिर लॉजिकल वैल्यू होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी टेक्स्ट भेज दिया, कोई भी एम्प्टी सेल भेज दिया, कोई भी टेक्स्ट अगर आपने पास करा दिया एज द आर्गुमेंट, कोई भी एम्प्टी सेल आपने पास करा दिया एज द आर्गुमेंट, या किसी भी नंबर का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन भी आपने पास करा दिया एज द आर्गुमेंट, वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। मैक्स फंक्शन विल ओनली कंसिडर द न्यूमरल आर्गुमेंट एंड द लॉजिकल वैल्यू आर्गुमेंट। दैट्स इट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। एम्प्टी सेल्स और टेक्स्ट इन द एरे और रेफरेंस आर इग्नोर्ड। जैसे काउंट ए फंक्शन में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था काउंट ए फंक्शन में? काउंट ए फंक्शन में अगर अलग से मैं ऐसा टेक्स्ट दे रही थी जहां पे एक न्यूमरल भी दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? न्यूमरल भी दिया हुआ हो। सपोज करो अगर मैंने ये लिखा था, मैंने अगर ये लिख दिया था काउंट और यहां पे मैंने लिख दिया था मैग्नेट और फिर लिखा था 12, तो काउंट क्या कर रहा था? काउंट क्या कर रहा था भाई? काउंट क्या कर रहा था? काउंट क्या कर रहा था? काउंट फंक्शन क्या कर रहा था? इसको नहीं कंसिडर कर रहा था। काउंट फंक्शन की बात ना करके हम बात करेंगे काउंट ए की। काउंट ए फंक्शन क्या कर रहा था? काउंट ए फंक्शन इस पूरे टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में से
12 को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। क्या काउंट कर रहा था? इट इज काउंटिंग दिस 12, इट इज काउंटिंग दिस 12 ओवर हियर। इसको काउंट कर रहा था। या फिर देख लीजिए ये, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 1। क्या काउंट करेगा वो क्या काउंट कर रहा है? इट इज काउंटिंग कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कितने नंबर्स हैं? एक नंबर है। चलिए भाई, वही अगर मैं बात करूं काउंट ए की, अगर मैं बात करूं काउंट ए फंक्शन की, काउंट ए फंक्शन में मैंने दे दिया, काउंट ए फंक्शन में अगर मैंने दे दिया है तो आउटपुट क्या था भाई? आउटपुट क्या था? आउटपुट आपके पास निकल के आया था 1। ऐसा क्यों? क्योंकि कहने को ये 60 एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन था नंबर का, लेकिन इसको क्या कर रहा था काउंट फंक्शन? इस पूरे स्ट्रिंग में से, इस पूरी स्ट्रिंग वैल्यू में से, इस पूरे टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में से जो 60 न्यूमेरल वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहा था, उसको बाहर निकाल ले रहा था, उसको वापस उसका न्यूमेरिक बेस ये दे रहा था और काउंट कर रहा था एज अ सिंगल वैल्यू। काउंट फंक्शन क्या करता है? क्या आप जानते हैं कि काउंट फंक्शन क्या करता है? अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल पॉज कीजिए इस वीडियो को और वापस जाइए काउंट एंड काउंट ए फंक्शन के बारे में। दैट इज यूजिंग सम फंक्शंस, यूजिंग सम फंक्शंस पार्ट 2। यूजिंग सम फंक्शंस पार्ट 2 पे आप जा सकते हैं, जहां पे मैंने आपको डिस्कस किया है आप सबके लिए, आप सबके सामने काउंट एंड काउंट ए फंक्शन के बारे में। काउंट ए फंक्शन किसी भी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में से एक नंबर को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, उसका न्यूमेरिक बेस उसे वापस कर रहा था और काउंट करता है कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यू निकल रही है 60, जो कि एक नंबर है, इसलिए इसने 1 रिटर्न किया है एज द आउटपुट। चलिए भाई, वेरी गुड। बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। मैक्स फंक्शन क्या कर रहा है देखिए और बताइए मुझे, क्या कर रहा है एक मैक्स फंक्शन? क्या कर रहा है जल्दी देखिए और बताइए भाई। हाँ जी भाई, क्या करता है? क्या करता है एक मैक्स फंक्शन? मैक्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन आर्गुमेंट्स को कंसिडर करेगा जो कि न्यूमेरिक है पहले से ही, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस को भी कंसिडर नहीं करेगा। ये जो आपको टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना नंबर का, इसको कंसिडर नहीं करेगा। कौन? आपका मैक्स फंक्शन। काउंट ए ने तो कर लिया, लेकिन मैक्स इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा। मैक्स क्या कंसिडर नहीं करेगा? मैक्स ना ही किसी एम्प्टी सेल को, ना ही किसी टेक्स्ट को, या फिर कोई भी रेफरेंसेस है, कोई भी टेक्स्ट इन द एरे और रेफरेंसेस, ना ही किसी एम्प्टी सेल को, ना ही किसी टेक्स्ट को एज द वैलिड आर्गुमेंट कंसिडर करेगा। चलिए, इफ टेक्स्ट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड यूज मैक्स ए इंस्टेड ऑफ मैक्स ए। अगर आप चाहते हो कि कोई भी टेक्स्ट इग्नोर ना हो, टेक्स्ट के अंदर अगर कोई, जैसे आप चाहते हो ना कि इस टेक्स्ट के अंदर कोई न्यूमेरिक डेटा है उसको कंसिडर किया जाए, जैसे काउंट कर रहा है, काउंट इस चीज को कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए देखिए, काउंट कर रहा है इसको कंसिडर। हाँ जी मैम, काउंट इसको कंसिडर कर रहा है, इसको 60 एज अ सिंगल वैल्यू कंसिडर कर रहा है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि मैक्स फंक्शन भी इस नंबर के टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे, तो उसके लिए क्या करना होगा? हम मैक्स फंक्शन यूज ना करके मैक्स ए फंक्शन यूज करेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ मैक्स फंक्शन देख रहे हैं। मैक्स ए फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि अलाउ करता है, जो कि काउंट करता है, नॉट काउंट, जो कंसिडर करता है द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर। उस नंबर को वो एज अ वैलिड नंबर कंसिडर करेगा। कौन? आपका कौन भाई? आपका भाई कौन? कौन भाई? मैक्स ए उसको कंसिडर करेगा। क्लियर हुआ ये बात क्लियर हो गई भाई? ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, डाउट तो नहीं है कोई? मैक्स क्या क्या कंसिडर नहीं करता है? मैक्स कंसिडर नहीं करता है ना ही किसी एम्प्टी सेल को, और ना ही किसी टेक्स्ट के, ना ही किसी टेक्स्ट को, और ना ही किसी नंबर के टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को भी। वो काम करता है सिर्फ मैक्स से। तो देख ले भाई, मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन क्या क्या कंसिडर करता है? मैक्स फंक्शन क्या कंसिडर करता है? कंसिडर्स डोंट कंसिडर। क्या क्या नहीं करता है भाई? क्या क्या नहीं करता है? क्या क्या कंसिडर करता है? ये कंसिडर करता है सबसे पहला ये क्या कंसिडर करता है? ये कंसिडर करता है कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू एंड लॉजिकल वैल्यू। कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी एक लॉजिकल वैल्यू। कौन कौन सी लॉजिकल वैल्यू होती हैं? कौन कौन सी लॉजिकल वैल्यू होती है? हम सबको पता है, ट्रू या फिर फॉल्स होता है। ये या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इसको ये कंसिडर करता है एज द जेन्युइन आर्गुमेंट। कौन सा भाई? मैक्स फंक्शन भाई। कौन सा फंक्शन? हम मैक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है मैम, कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
मैक्स फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या क्या कंसिडर नहीं करता है? समराटिकल वे में देख लीजिए भैया, समराटिकल वे में जो चीजें याद होती है ना, जो चीजें आपको समराटिकल वे में एक डायग्रामेटिक वे में याद होंगी, वो कभी भी आपको थ्योरी में याद नहीं हो सकता। डोंट कंसिडर। याद करने की भी बात नहीं है, हमें चीजों को समझना है। जितना हो सके, मैं बार बार कहती हूं, आप थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। थ्योरी में हर चीज आपको पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है, उस चीज को पढ़ के उनकी टेबल फॉर्म में, एक टैबुलर फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, एक फ्लोचार्ट फॉर्म में चीजों को बनाना शुरू कर दो। कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो भाई, कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो, आगे आपकी क्लास 10th 11th 12th में आपको ये डायग्राम बनाने की आदत, फ्लोचार्ट्स बना के चीजों को रिप्रेजेंट करने की आदत बहुत प्रॉफिट देने वाली है। रिवीजन के टाइम पे, एग्जामिनेशन टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो फ्लोचार्ट्स ही देखने होंगे, आपको पूरा थ्योरी उठाकर पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भाई, क्या क्या कंसिडर नहीं करता है? मैक्स फंक्शन कंसिडर करता है किसी भी एक न्यूमेरिक वैल्यू को या फिर एक लॉजिकल वैल्यू को, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। क्या कंसिडर नहीं करता है? ये कंसिडर नहीं करता है एम्प्टी सेल को। किसको कंसिडर नहीं करता है भाई? ये कंसिडर नहीं करता है किसी भी एम्प्टी सेल को। ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया, किसी भी एम्प्टी सेल को कंसिडर नहीं करता है ये। ठीक है, और किसको कंसिडर नहीं करता है? टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करता है, किसी भी टेक्स्ट को ये कंसिडर नहीं करता है। यहां तक कि ये कंसिडर नहीं करता है किसको भी, किसको कंसिडर नहीं करता है? टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर का जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी ये कंसिडर नहीं करता है। कौन? आपका सिंपल मैक्स फंक्शन। अगर आप किसी भी नंबर के टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर कराना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे मैक्स ए फंक्शन। ये जो दिया हुआ है ना, ये है नंबर का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है भाई? क्या है? ये है एक नंबर का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। ये 60 का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसे कंसिडर कराना चाहते हो एज अ नॉर्मल नंबर तो उसके लिए आपको मैक्स फंक्शन की जगह मैक्स ए फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? जैसे काउंट ए यूज करते थे, ऐसे ही हम मैक्स फंक्शन का यूज ना करके मैक्स ए का यूज कर लेंगे। अगर मैं किसी भी टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को एज अ वैलिड नंबर कंसिडर कराना चाहती हूं, जैसे काउंट होता था, काउंट नहीं करता था लेकिन काउंट ए ने किया। सिमिलरली मैक्स नहीं कर रहा है पर मैक्स ए जरूर करेगा। तो किसी भी टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को भी ये कंसिडर नहीं करता है। किसी भी नंबर के टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को भी ये कंसिडर नहीं करता है। ये चीज क्लियर हुई? ये टेबल ना बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बिल्कुल बिठा लो भाई। यही आना है एग्जामिनेशन में आपसे। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे फंक्शंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल के बिल्कुल। एंड आई एम ट्राइंग, मैं ये चीज ट्राई कर रही हूं कि मैं आपके लिए ना कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चंस लेके आऊं, कुछ प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आऊं। प्रैक्टिकल आपके चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे कराऊं जो आपकी बुक्स में भी नहीं हो, जिससे कि आपको कैल्क सॉफ्टवेयर पे काम करना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगे। बहुत से फंक्शंस हम करेंगे, बहुत से फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो बिल्कुल थामे रहिए अपने आप को और अपने पेशेंस को भी। हम बहुत अच्छी तरीके से कैल्क सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे इन प्रैक्टिकल क्लास। चलिए भाई आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें भाई। फिर चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। इस टेबल को बिल्कुल घोंट लो। क्या कर लो भाई? घोंट लीजिए। घोंट क्या होता है मैम? घोंटना क्या होता है? घोंटने का मतलब होता है कि इस तरीके से इसको याद करना है, याद भी नहीं करना है, इस तरीके से इस चीज को अपने दिमाग में बैठाना है कि कभी लाइफ में इस चीज को भूल ही नहीं पाओगे भैया, भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ है? जल्दी देख लीजिए इस कमेंट में, इस पर्टिकुलर टेबल को जल्दी देख लीजिए और बताइए मुझे कि अगर आपको इस पूरे टेबल में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए जाइए और बताइए मुझे। चलिए भाई, चलिए भाई, क्या होता है मैक्स फंक्शन? ये बात हमने जान ली। क्या होता है एक मैक्स फंक्शन, ये बात हम जान चुके हैं। तो अब बारी आएगी मैक्स ए फंक्शन की। कोई भी डाउट है मैक्स फंक्शन से रिलेटेड, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए भाई, चलिए तो अब बात करते हैं किसकी? मैक्स फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, देख लेते हैं। हो सकता है एग्जाम्पल देखने को मिल जाए, तो हाँ भाई एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इफ द आर्गुमेंट्स कंटेन नो नंबर्स, सकता है कि आपका आर्गुमेंट मैक्स फंक्शन के अंदर, इट इज कि आप मैक्स फंक्शन के अंदर जो भी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो आर्गुमेंट कोई भी नंबर्ड आर्गुमेंट नहीं है, या फिर मैक्स फंक्शन के अंदर आपने कोई भी आर्गुमेंट पास किया ही नहीं है। क्या नहीं किया है? इफ द आर्गुमेंट्स कंटेन नो नंबर्स, जो भी आर्गुमेंट आप मैक्स फंक्शन के अंदर पास करेंगे, सपोज करो आपने यहां पे पास किया है कुछ ऐसा, या फिर आपने पास किया है
मैक्स, और यहां पे लिख दिया है हमारा फेवरेट सेल। कौन सा फेवरेट सेल है हमारा? आप सब जानते हैं, अगर आप पहले से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं डेडिकेटली, तो आप सब जानते हैं कि मेरा फेवरेट सेल कौन सा है। जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, जितने भी मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं ना भैया, जितने भी हैं सब जानते हैं कौन सा सेल भाई, कौन सा सेल। मैं कौन से सेल का एग्जांपल दूंगी? जी हाँ, C3 सेल। C3 सेल के अंदर ऐसा अगर कुछ होता है, क्या होता है? मैक्स के अंदर, मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट ही पास ना किया हो, या फिर मैक्स फंक्शन के अंदर हमने उस सेल एड्रेस को पास किया है जो कंटेन करता है नो न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसा सेल एड्रेस जो एक न्यूमेरिक वैल्यू रखता ही नहीं है, ऐसा सेल एड्रेस जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू रखता ही नहीं है, द सेल विच कंटेन्स नो न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसे सिनारियो में, पहला सिनारियो जहां पे मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने कोई वैल्यू ही पास नहीं की हो, कोई आर्गुमेंट ही पास ना किया हो, एंड सेकंड सिनारियो मैंने अगर एक आर्गुमेंट पास किया भी है तो वो उस सेल का सेल एड्रेस है जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं। तो ऐसे सिनारियो में जो मैक्स फंक्शन होता है ना, जो मैक्स फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है आपका 0। इफ द आर्गुमेंट्स कंटेन नो नंबर्स, मैक्स विल रिटर्न 0। दैट इज द आउटपुट, एज द आउटपुट। दोनों ही सिनारियो में भैया, दोनों ही सिनारियो में जो आउटपुट आपको मिलेगा, दोनों ही सिनारियो में जो आउटपुट आपको मिलेगा, दोनों ही सिनारियो में आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, वो होगा आपका 0। क्या समझे? क्या समझे? हाँ जी मैम, यही समझे कि भाई चाहे आपके मैक्स आर्गुमेंट लिस्ट में, आपके मैक्स पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा सेल एड्रेस दिया हुआ हो एज द आर्गुमेंट जो किसी न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन ही ना करता हो, तो ऐसे दोनों सिनारियोज में जो मैक्स फंक्शन आपके सामने आउटपुट लेके आएगा, दैट विल बी 0। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल्स, इफ A1 से लेके A5 तक देख लिया भैया, देख लीजिए भाई, आपके सामने आ गया है क्या आ गया है भाई? आपके सामने आ गया है एक रेंज। क्या आ चुका है? आपके सामने आ चुका है एक रेंज। इफ दिस रेंज कंटेन्स द नंबर्स, क्या क्या नंबर्स हैं भाई? क्या क्या नंबर्स हैं? ये दिया हुआ है, डायग्रामेटिक फॉर्म में बना लेते हैं भैया, इजी पड़ेगा समझने में। क्या कर रहे हैं हम? ये मेरे पास एक रेंज दी हुई है, क्या नाम है रेंज का? A1 से लेके A5 तक। चलिए भाई, A1 से A5 तक है तो ये तो हो गया एक कॉलम, और ये हो गए आपके रोज। कहां से कहां तक है भाई? कहां से कहां तक है? A1 से है A5 तक। चलिए भैया, A1 से लेके A5 तक के हमारे पास सारे के सारे सेल्स दिए हुए हैं। दिस इज द रेंज, ये एक रेंज है। अब क्या क्या नंबर्स हैं? नंबर्स हैं आपके 10, 7, 9, 27 एंड 2। ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं, सारे के सारे ये नंबर्स दिए हुए हैं। चलिए भाई, इफ A1 से लेके A5 तक कंटेन करता है नंबर्स 10, 7, 9, 27, 2, देन अब निकालो मैक्स फंक्शन के अंदर। देखो बड़े ध्यान से देखो इस चीज को, मैक्स फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कराया है? आपने क्या पास कराया है? आपने पास कराया है एक रेंज को। किसको पास कराया है? आपने एक रेंज को पास कराया है एज द आर्गुमेंट, और इस रेंज के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में जो भी डेटा वैल्यूज दी हुई हैं, उनके बीच में होगा कंपैरिजन। क्या होगा भाई? कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने के बाद वो डेटा वैल्यू रिटर्न होके आएगी जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर वैल्यूज इन दिस रेंज। मतलब इस रेंज में जितने भी सेल आ रहे हैं ना, 5 सेल्स आ रहे हैं, इन पांचों सेल में अलग अलग डेटा वैल्यूज दी हुई हैं। हाँ या ना? पहले ये बताओ, हाँ या ना? चलिए बताओ, अलग अलग सेल्स में अलग अलग डेटा वैल्यूज दी हुई हैं। ये सारी की सारी डेटा वैल्यूज आपस में कंपेयर की जाएंगी। क्या की जाएंगी भाई? क्या की जाएंगी? ये सारी की सारी डेटा वैल्यूज आपस में की जाएंगी कंपेयर। और जब कंपेयर हो रहा है तो कंपैरिजन के बाद सबसे बड़ी जो डेटा वैल्यू है, सबसे बड़ी जो डेटा वैल्यू है वो रिटर्न होगी एज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर द मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसने रिटर्न कर दिया 10, 7, 9, 27, 2। कौन है सबसे बड़ी वैल्यू इन सब में से? कौन सी है भाई? 27। तो 27 इज द आउटपुट। सिमिलरली अगर हम बात करें मैक्स A1 से लेके A5 तक कितनी वैल्यूज थी? 10, 7, 9, 27, 2। इसी के साथ साथ एक और वैल्यू हमने यहां पे दे दी। हम सब जानते हैं कि मैक्स फंक्शन के अंदर किस किस टाइप का आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। या तो मैं कर सकती हूं एक न्यूमेरिक वैल्यू पास, तो न्यूमेरिक वैल्यू तो पास हो रही है। जरूरी है कि रेंज करें,
रेंज भी कर दिया है, एक मैंने पास किया है यहाँ पे रेंज, और रेंज के साथ साथ एक मैंने पास किया है यहाँ पे रेंज। देख लो भाई, देखो जल्दी से, देखो जल्दी से, यहाँ पे मैंने पास किया है एक रेंज, और रेंज के साथ साथ मैंने पास किया है एक न्यूमेरिक वैल्यू। क्या पास किया है? मैंने पास किया है एक न्यूमेरिक वैल्यू, और ये न्यूमेरिक वैल्यू एंड इस सेल्स में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन सब के बीच में होगा कंपैरिजन। इन सारे सेल्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 27। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 27। अब मेरे पास है दो वैल्यूज, 27 वैल्यू एंड 30th वैल्यू, है कि नहीं है? देख लो भैया, A1 से लेके A5 के जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू, उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी? 27। अब 27 और 30 के बीच में अगर हम कंपैरिजन करा लें तो 27 एंड 30 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? कौन सी है भाई? कौन सी है? 30 है। ऑफ कोर्स, कॉमन सेंस है कि नहीं है? तो इस तरीके से भी हमारा मैक्स फंक्शन काम करता है। ये चीज देखिए आपने कि एक मैक्स फंक्शन के अंदर आप पास करा रहे हैं उस रेंज ऑफ सेल्स को, उस रेंज को पास करा रहे हैं जिसके सेल्स में कंटेन की जाती है एक न्यूमेरिक वैल्यू। वो सेल्स जो न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन कर रहे हैं, उस रेंज के सारे सेल्स एक न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करते हैं। एज वेल एज आप मैक्स फंक्शन के अंदर किसी इंडिविजुअल न्यूमेरिक वैल्यू को भी पास करा सकते हो। इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, आप किसी लॉजिकल वैल्यू को भी पास करा सकते हो। चलिए भाई, क्लियर हुआ ये बात? ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बता दीजिए भाई। हाँ जी, अब अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो हम पढ़ने वाले हैं अब मैक्स ए के बारे में। आप क्या जानते हो मैक्स ए के बारे में? अभी मैंने आपको बताया था मैक्स और मैक्स ए में डिफरेंस क्या होता है। मैक्स ए और मैक्स में डिफरेंस क्या होता है? सबसे बेसिक डिफरेंस ये है, मैक्स क्या करता है एंड मैक्स ए क्या करता है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मैक्स फंक्शन कंटेन करता है उन आर्गुमेंट्स को जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, या फिर वो सेल एड्रेसेस या रेंज जिसके सेल में एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू है, या फिर कुछ लॉजिकल वैल्यूज को ये कंसिडर करता है। लेकिन मैक्स फंक्शन जो था, मैक्स फंक्शन जो था वो सपोर्ट नहीं करता था, वो सपोर्ट नहीं करता था। किसको भाई? किसको सपोर्ट नहीं करता था? इट डज नॉट सपोर्टेड, इट डजंट सपोर्टेड, डजंट नहीं आएगा भाई, डू नॉट आएगा भैया। इट डू नॉट सपोर्ट, क्या सपोर्ट नहीं करेगा? ये क्या सपोर्ट नहीं करेगा? ये क्या सपोर्ट नहीं करेगा? चलिए देखते हैं। इट विल नॉट सपोर्ट, इट डू नॉट सपोर्ट क्या भाई? क्या? टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा? ये सपोर्ट नहीं करेगा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं नंबर के, जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं नंबर के, उनको ये सपोर्ट नहीं करता है। किसी भी नंबर का जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। चलिए मैम, ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर के टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को ये सपोर्ट नहीं करता है। चलिए ठीक है, मैक्स फंक्शन पर मैक्स ए क्या करेगा? मैक्स ए विल सपोर्ट, मैक्स ए सपोर्ट करेगा। द मैक्स ए फंक्शन विल सपोर्ट द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर है उसके टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को मैक्स ए फंक्शन सपोर्ट करता है। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया है, ये बात तो हम सब जानते हैं। हाँ जी, ये बात सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो देख लीजिए, रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। क्या रिटर्न करेगा? जो भी लिस्ट दी हुई है ना आर्गुमेंट्स की, जो भी लिस्ट दी हुई है आर्गुमेंट्स की, उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू को ये रिटर्न करेगा एज द आउटपुट। क्या करेगा? मैक्स ए फंक्शन। पहली बात तो मैक्स ए लिखा हुआ है, मैक्स ए को कभी ऐसे मत लिखना, ये तो चलो यहाँ पे लिख दिया जाता है, पर आई विल से मैक्स ए को ऐसे ना लिख के हमेशा ऐसे लिखा करो। जब भी किसी भी फंक्शन की बात होती है, किसी भी फंक्शन की बात होती है, वो फंक्शन हमेशा उसके पैरेंथेसिस से जाना जाता है। किसी भी वर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस का पैर लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन बन जाता है। चाहे मैक्स हो, सम हो, काउंट ए हो, एवरेज हो, कोई भी फंक्शन हो। फंक्शन बोला है भाई, फंक्शन बोला है तो फंक्शन बोला है तो भैया इसका आना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो मैक्स ए फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैक्स ए फंक्शन की। तो मैक्स ए फंक्शन क्या करता है? वो बिल्कुल भी सपोर्ट करेगा किसको? टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर को। मैक्स फंक्शन जहां पे किसी एक नंबर को, एक लॉजिकल वैल्यू को, या फिर एक ऐसे सेल एड्रेस या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सपोर्ट करता था जो कंटेन करते हैं एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू। लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता था किसको? किसको सपोर्ट नहीं करता है? एक नंबर के टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखा है भैया, अभी देख चुके हैं, फिर से देख लो। किसको भाई? अगर मैंने लिख दिया 28,
किसके अंदर? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। क्या ये इसको सपोर्ट करेगा? क्या ये इसको सपोर्ट करेगा? ना, कतई ना करेगा। क्यों करेगा भाई? हम क्यों करें तुम्हें सपोर्ट? तुम तो स्ट्रिंग हो गए, तुमने अपना बेस खुद खो दिया, तुम न्यूमेरिक हो ही नहीं। अब मैं क्यों तुम्हें सपोर्ट करूं? कौन बोलेगा ये? कौन बोलेगा ये बात? बोलेगा आपका, ये बात बोलेगा आपका कौन भाई? कौन बोलेगा ये बात? कौन बोल देगा भाई ये बात? ये बात बोलेगा आपका, ये बात बोलेगा आपका मैक्स फंक्शन। क्या बोलेगा? हम क्यों तुमको सपोर्ट करें? हमें नहीं करना। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक सेल के अंदर डेटा बहुत टाइप का होता है। तो इस चीज से बचने के लिए कि सपोज करो हमारा जो यूजर है वो इतना ज्यादा ट्रेंडी नहीं है, उसने कहा कि मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया कि बीच में मुझे एक डेटा को या एक न्यूमेरिक वैल्यू को एज द कैरेक्टर शो करना पड़ गया। तो क्या मेरी वो वैल्यू बड़े कहलाने लायक नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इस चीज को अनकंपनसेट करने के लिए, सरपास करने के लिए मैक्स ए फंक्शन दौड़ में आया। कौन सा फंक्शन भाई? कौन सा फंक्शन? मैक्स ए फंक्शन। मैक्स ए फंक्शन क्या करेगा? मैक्स ए फंक्शन इस चीज को सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। यही लिखा हुआ है, मैक्स विल नॉट सपोर्ट द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, वेयरएज मैक्स ए विल सपोर्ट द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। तो इट रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट। देख लो भाई, आगे बात आ गई। क्या इंक्लूड करेगा? टेक्स्ट को भी इंक्लूड करेगा एंड लॉजिकल एंट्रीज तो इंक्लूड होती ही थी। लॉजिकल एंट्रीज मतलब लॉजिकल वैल्यूज। हम सब जान चुके हैं क्या होती है लॉजिकल वैल्यूज इन द कैल्क सॉफ्टवेयर। ट्रू एंड फॉल्स, ये वैल्यूज भी ये कंसिडर करेगा। सिंटैक्स क्या है भाई? सिंटैक्स क्या है? किसका किसका सिंटैक्स? मैक्स ए का। बिल्कुल सेम टू सेम है मैक्स की तरह। किसकी तरह सेम है भाई? किसकी तरह सेम है? मैक्स फंक्शन की तरह ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैक्स की जगह मैक्स ए आ जाएगा। और पैरेंथेसिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे आर्गुमेंट्स। कितने सारे? बहुत ही सारे आर्गुमेंट्स। अब ये आर्गुमेंट नंबर तो होते ही थे, लॉजिकल वैल्यूज तो होते ही थे, लेकिन अब एक टेक्सचुअल वैल्यू भी हो सकती है। किसके अंदर? किसके अंदर? मैक्स ए फंक्शन के अंदर। चलिए भैया, बहुत अच्छे। वेयर नंबर 1 to नंबर 30 कैन बी नंबर्स। टेक्स्ट भी है भाई, ध्यान से देखो, नंबर्स भी है, टेक्स्ट भी है, और है आपका लॉजिकल वैल्यूज। चलिए भैया, अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू दी गई है, समझो मैम टेक्स्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू का लेकिन न्यूमेरिकल बेस क्या होगा? तो याद रखना मैक्स ए आपको अलाउ जरूर करता है कि आप एज द आर्गुमेंट पास करा दीजिए। किसको? आप एज द आर्गुमेंट पास करा सकते हैं किसी भी एक टेक्स्ट को, लेकिन अगर कोई एक टेक्स्ट वैल्यू को पास कराया गया है एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स ए फंक्शन, तो उस टेक्स्ट वैल्यू का जो न्यूमेरिक बेस बनेगा वो बनता है 0। क्या बनता है? 0। मतलब एग्जाम्पल देख लो भाई, ऐसे समझ नहीं आएगा भैया, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। समझ में तो आ रहा है पर मजा नहीं आ रहा है जब तक एग्जाम्पल ना हो, है ना? है ना? फंक्शन की बात हो रही है भाई और एग्जाम्पल ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। मैक्स से कर लो भाई, मैक्स से कर लो, फिर कर लो कितना? मैक्स से कर लो, फिर कर लो 30, सेमीकोलन, सेपरेटर आ गया भैया। कभी भी कंफ्यूज मत होना, सेमीकोलन और कोलन के बीच में बार बार बोलती हूँ, कोलन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ रेंज इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर में जहां भी हम रेंज की बात करते हैं वहां हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर हम बात कर रहे हैं सेमीकोलन की, मतलब कि दो आर्गुमेंट्स के बीच का सेपरेटर है कौन? आपका अपना सेमीकोलन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है? मैग्नेट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने लिख दिया है मैग्नेट, और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने यहाँ पे कर दिया है 48। क्या होगा इसका आउटपुट? कोई बता पाएगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एग्जांपल। क्या आउटपुट होगा? क्या होगा इसमें से मैक्सिमम वैल्यू? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। आप जानते हो ये बात, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी टेक्स्ट अगर आपने पास कर दिया है एज द आर्गुमेंट, अगर आपने पास कर दिया है एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स ए फंक्शन, तो उस टेक्स्ट को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा इक्वल्स टू 0। देखो, टेक्स्ट इज इवैल्यूएटेड एज 0। तो भाई इसका आंसर तो बहुत ही इजी था भाई, बहुत ही इजी था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोज वर केपेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, टू आंसर टू दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा? मैक्स ए फंक्शन है, ये दिया हुआ है, कितने हैं इसमें? कितने हैं वैल्यूज? कितनी वैल्यूज है भाई? 30 है, ठीक है मैम, 30 है। और क्या दिया हुआ है? मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक टेक्स्ट है, और हम सब जानते हैं टेक्स्ट को हम इवैल्यूएट करते हैं एज 0। कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 0। क्या आएगा?
ये आएगा आपका 0। ठीक है मैम। उसके बाद कौन सा दिया हुआ था मुझे 48। तो बता दो भैया तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई? कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? आउटपुट होगा आपका, क्या होगा आउटपुट भाई? कोई जानता है? कोई जानता है? मैम जानते हैं, क्यों नहीं जानते? बस बोलेंगे नहीं हम कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लिखे कौन है? लिखना है, क्यों नहीं लिखना है भाई? क्या होगा? 48 इज द आंसर। क्या होगा आंसर? 48 is the answer. Why? Because out of 30, 0 and 48, 48 is the largest number. और मैक्स फंक्शन है भैया, मैक्स ए जरूर हो गया है लेकिन है तो मैक्स ना। मैक्स फंक्शन क्या फाइंड आउट करता है? इट फाइंड्स आउट द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ द गिवन नंबर्स। 48। चलिए भाई, बहुत सही हो गया। अब देख लो, लॉजिकल वैल्यूज पे अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया है ना, चलो कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं। क्या करते हैं? 48 कर लो, इसको 48 कर लो और यहां पे लिख दो क्या? यहां पे लिख दो आप क्या? यहां पे लिख दो ट्रू। ट्रू लिख दे। चलिए भाई, ट्रू लिख दिया हमने, ठीक है, ट्रू कर दिया। हम सबको पता है ट्रू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0। भाई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बस कुछ नहीं होना है इसमें, बस इतनी सी चीज होगी कि ट्रू को कर दिया जाएगा क्या? 1। तब भी आंसर 48 ही होना है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 30, 0, 48 एंड 1, 48 इज द लार्जेस्ट नंबर। क्लियर हुआ? क्योंकि ये बात बहुत से बच्चों के मन में आ रही होगी कि मैम लॉजिकल वैल्यू आप यूज कर सकते हो, आप पास करा सकते हो एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मैक्स एज वेल एज मैक्स ए फंक्शन, लेकिन लॉजिकल वैल्यू को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे इनसाइड द मैक्स फंक्शन? तो ऐसे हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ट्रू का इक्विवेलेंट है 1, फॉल्स का इक्विवेलेंट है 0, चारों में से सबसे बड़ा नंबर है 48। आंसर आ गया, आउटपुट आ गया हमारे पास। चलिए भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मैक्स ए फंक्शन भाई? क्लियर हो चुका है? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकायदा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए आइए, अब तो भाई आंख बंद करके आंसर्स आने चाहिए, बिल्कुल आंसर्स चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में भाई। मैक्स ए फंक्शन, ठीक है भाई, ध्यान रखना मैक्स फंक्शन नहीं है, मैक्स ए फंक्शन है। बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है। मैक्स ए फंक्शन 2, 6, 4, क्या होगा आंसर? इज इट 2, 6 और 4? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे व्हाट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? कहीं भी कोई टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑब्वियसली 6। क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? 6 विल बी द आंसर। 6 विल बी द आंसर। इनका आंसर है आपका 6, क्योंकि 2, 6, 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू 6 ही तो है। इट रिटर्न्स द वैल्यू 6। इट रिटर्न्स 6। चलिए, द लार्जेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट। आ जाओ भैया यहां पे, ये क्वेश्चन देख लो। अब क्या दिया हुआ है? मैक्स ए। मैक्स ए के अंदर क्या आर्गुमेंट पास किया है? मैक्स ए के अंदर क्या आर्गुमेंट पास किया है? इसके अंदर पास किया है आपने, इसके अंदर पास किया है आपने एक रेंज। क्या पास की है भाई? क्या पास की है? रेंज। कहां से? B1 सेल से लेके B3 सेल तक आपकी डेटा वैल्यूज दी गई हैं। क्या दी गई है भाई? क्या दी गई है? बना लो भैया बी सेल, बी कॉलम बना लेते हैं। चलो भाई, हमने बी कॉलम भी बना लिया। कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। चलिए भाई, 1, 2 एंड 3 बना लिया। आ गया? आ गया क्या सॉफ्टवेयर? ठीक है भाई, चलो मैक्स ए B1 से लेके B3 तक की हमको रेंज दी हुई है, वेयर सेल्स B1, B2, B3 कंटेन -1, -2। ओके, अब ये मजेदार क्वेश्चन है। क्या है? -1 वैल्यू है, -2 वैल्यू है और एप्पल दिया हुआ है भाई। चलो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? -1, -2 एंड एप्पल। मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जिससे आपको ये चीज समझ आए कि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है। वैसे किसी सेल के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू होती है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप अगर चाहें, अगर ये सेल के अंदर दिया हुआ है तो मैं नॉर्मली लिखूंगी। और देखो, ये पहली बात तो क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है और हम सबको पता है न्यूमेरिक वैल्यू कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर की वर्कशीट के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू देती हूं तो वो बाय डिफॉल्ट किस तरफ अलाइंड होती है? किस तरफ अलाइंड होती है? जल्दी बताओ। फर्स्ट जो हमारा पहला टॉपिक था, जो पहला टॉपिक था हमारे इस चैप्टर नंबर 10, दैट इज स्प्रेडशीट टूल। कैल्क 1, उसमें जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? किसी भी सेल के अंदर आप एक भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हो भैया, एक भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हो तो वो कैसी आती है? किस तरफ अलाइन होती है? राइट तरफ अलाइन होती है भाई। किस तरफ होती है? राइट तरफ। तो -1 एंड -2, यही है भाई। और कोई भी एक टेक्स्ट वैल्यू आप दे रहे हो इनसाइड एनी सेल इन द कैल्क सॉफ्टवेयर, किस तरफ होगा भाई? किस तरफ होगा भैया? बहुत ही आसान है, क्यों नहीं बता रहे हो?
जाओ भाई, जाओ अपने अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट अलाइंड न्यूमेरिक वैल्यू, लेफ्ट अलाइंड एक टेक्स्ट वैल्यू। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे रेंज में, B1 से लेके B3 तक। फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी मैम कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, -1 बड़ा होता है या फिर -2? जल्दी। और तो और मुझे ये बता दो, और तो और मुझे ये बता दो, -1 बड़ा है -2 से, या फिर 0, -1 और -2, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? विच इज बिगर? 0 बड़ा है, -1 बड़ा है, या फिर -2 बड़ा है? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? नंबर लाइन देखिए, कभी कभी नंबर लाइन देखी है? हाँ जी मैम देखी है। आप तो बिल्कुल ही ऐसा करते हो मैम जैसे हमने कभी नंबर लाइन ही ना देखी हो। क्लास 9th में है हम, नंबर लाइन पढ़ के आए हैं, किसने कहा कि नहीं देखी है? तो भैया इस पूरी नंबर लाइन पे, इस पूरी नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई? 0 मिलता है कि नहीं मिलता है? 0 मिलता है। अब 0 से आप राइट हैंड साइड तरफ चले जाओ। किस तरफ जाओ? राइट हैंड साइड तरफ अगर आप चले गए तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव वैल्यूज। क्या मिलेंगी? आपको मिलेंगी पॉजिटिव वैल्यूज। और यहां क्या मिलेंगी? यहां आपको मिलेंगी नेगेटिव वैल्यूज। क्या मिलती हैं? यहां आपको मिलेंगी नेगेटिव वैल्यूज। तो भाई साहब ये बता दो, ये बता दो, जब पॉजिटिव वैल्यूज मिलने वाली हैं तो ये होंगी आपकी 1 2 3 4 सो ऑन। होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं? नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि -1 -2 और 0 में से बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे पहली बात तो ये एक टेक्स्ट है, और हम सबको पता है टेक्स्ट इवैल्यूएट होगा किस में? किस में इवैल्यूएट होगा भाई? किस में इवैल्यूएट होगा? टेक्स्ट इवैल्यूएट होगा आपके 0 में। ये बात हम समझ चुके हैं। तभी मैंने 0 -1 और -2 के बीच में आपसे लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है। चलिए भाई, कौन सी वैल्यू होगी? कौन सी वैल्यू होगी? सबसे पहली बात तो -1 एंड -2 में से, -1 एंड -2 में से बिगेस्ट वैल्यू कौन सी होती है? -1 होती है या -2 होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। -2 बड़ा होता है -1 से या -1 बड़ा होता है -2 से? जल्दी बताइए। हाँ जी, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। -1 हमेशा बड़ा होगा -2 से। उल्टा चलेगा भाई, उल्टा चलेगा। जैसे +2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन +1। होती है ये बात? होती है कि नहीं होती है? लेकिन अगर इसका सिनेरियो हम उल्टा कर दें, अगर 2 अगर बड़ा है 1 से, 2 अगर बड़ा है 1 से, तो -1 बड़ा होता है -2 से। केस ही उल्टा हो जाता है। तो अगर -1 बड़ा है मतलब कि हम चल रहे हैं अब इस तरफ। किस तरफ जा रहे हो भाई? इस तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? -2 छोटा है, -1 उससे बड़ा है, -1 से बड़ा आ गया 0। आ गया? आ गया। तो ये है आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम जा रहे हैं लार्ज तरफ। किस तरफ जा रहे हैं? हम लार्ज तरफ जा रहे हैं। हम लार्जेस्ट वैल्यू तरफ जा रहे हैं जो कि इस तरफ है। तो क्या होगा भाई? क्या होगा? क्या होगा? 0 इज ग्रेटर देन -1। 0 इज ग्रेटर देन -1। ये निकल के आएगा भैया पूरा सामने। ये चीज निकल के आने वाली है सामने। क्या है भाई? क्या है? 0 इज ग्रेटर देन -1 एंड -1 इज ग्रेटर देन -2। और फंक्शन कौन सा है? फंक्शन है आपके पास मैक्स ए फंक्शन। मैक्स ए फंक्शन क्या बोलता है? 0 -1 और -2 में से बड़ा कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आंसर विल बी 0। देख लीजिए भाई, क्या होगा? द एप्पल रिटर्न 0। द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट इज इवैल्यूएटेड एज 0। क्या आंसर होगा भाई? 0। क्लियर? क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 0। 0 आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 बड़ा होता है -1 से एंड -1 बड़ा होता है हमारा -2 से। चलिए भाई बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज हमारी क्लियर हुई भाई? मैम कंप्यूटर्स में मैथ्स घुसा देते हो आप। जब से फंक्शंस पढ़ा रहे हो तब से मैथ्स 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 ही पढ़ाए जा रहे हो। तो भैया बताया तो है कि कंप्यूटर ना छोटी बहन है। किसकी? किसकी छोटी बहन है? मतलब कि अ कंप्यूटर इज द डेरिवेटिव ऑफ मैथमेटिक्स। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस ले लो, एप्लीकेशंस ले लो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ले लो, कोई भी ले लो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लेंगे ना,
वो डेरिवेटिव है मैथमेटिक्स का, वो पूरी तरीके से निकला हुआ है मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स तो कहीं पीछा नहीं छोड़ रही। सोचते हो ना कि 10th के बाद हम पीसीएम ना लेके पीसीबी ले लें या कॉमर्स ले लें, कॉमर्स में भी भैया मैथ्स पीछा नहीं छूटती है। अकाउंटेंसी ले लीजिए आप, बैलेंस शीट टैली करनी पड़ती है, सब कुछ होता है भाई, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ती है। तो मैथ्स से भागते क्यों हो? मैथ्स को समझना शुरू करो। मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें ये लगता है कि उनसे मैथ्स नहीं झिलेगी, इसलिए वो कॉमर्स साइड चले जाते हैं, पर ये बात सही नहीं है। अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, आपको जगह जगह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जो कि इन कंपैरेटिवली पीसीएम की कंपैरिजन ज्यादा आपका डिफिकल्ट होता है। अकाउंट्स में ना आप बैलेंस शीट टैली नहीं कर सकते हो, तो क्या है ना, मैथ्स से भागो मत, मैथ्स को अपना दोस्त बनाओ। चलिए भाई आगे आए। मैक्स ए 0 सेपरेट ट्रू है कि नहीं? ट्रू क्या होता है भाई, हम सबको पता है। ट्रू किसके इक्वल होता है भाई? ट्रू इक्वल होता है आपके 1 के। तो 0 और 1 में कौन है आपका मैक्स? कौन है आपका मैक्स? बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से। 0 और 1 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई? 1 है ना? आ गया रिटर्न? 1 होके रिटर्न आ गया कि नहीं आ गया? वहीं अगर समझो, वहीं अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना, इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही हूं। मैं क्या कर रही हूं? मैं कर रही हूं मैक्स ए, ठीक, मैक्स से कर दिया और मैंने कर दिया 0 सेपरेट। किससे कर दिया भाई? किससे कर दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉल्स। अब मुझे आप लोग बताओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट टू दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए मुझे, देखते हैं कितने बच्चे मुझे ये चीज बता पाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने अपकमिंग सेशन में जरूर दूंगी। बिल्कुल बताइए कि ये होगा इसका क्या आउटपुट, क्या आउटपुट होगा इसका। चलिए ऑप्शंस दे देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ए एरर आएगा या फिर बी 0 आएगा? जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इज इट ऑप्शन नंबर ए एरर या फिर ऑप्शन नंबर बी 0? जल्दी बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ये दिया हुआ है ना हमारे पास, कौन सा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है? अब मिन फंक्शन। हमने बात कर ली है मैक्स फंक्शन के बारे में। मैक्स फंक्शन क्या होता है, मैक्स फंक्शन किस लिए यूज होता है, मैक्स का जो वेरिएंट है दैट इज मैक्स ए फंक्शन, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो जब भैया जब डिफरेंट डेटा वैल्यूज में से आपने लार्जेस्ट वैल्यू निकाल ली है, तो डिफरेंट डेटा वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू भी तो निकालना बनता है ना। तो किसी भी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में से अगर आप एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कौन सा फंक्शन भाई? आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? उसके लिए आप यूज करते हो मिन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मिन फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो आगे बात, मिनिमम है भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम सुनते आ रहे हो बचपन से, क्लास 9th में आ गए हो, 9th में आ गए हो, लेकिन पता है मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, किस फंक्शन की हेल्प से? मिन फंक्शन की हेल्प से। दैट्स इट। चलिए तो क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू मिन फंक्शन की हेल्प से। दैट्स इट। चलिए भाई सिंटैक्स क्या है? बिल्कुल सेम सिंटैक्स है भैया, चाहे आपका सम फंक्शन हो, एवरेज फंक्शन हो, काउंट फंक्शन हो, काउंट ए फंक्शन हो, मैक्स फंक्शन हो, मैक्स ए फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, सारे फंक्शंस का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ क्या होता है, फंक्शन नेम बदलता है। क्या होता है, फंक्शन का नेम बदलता है और उसमें जो आर्गुमेंट्स पास होते हैं उसका टाइप बदलता है। दैट्स इट, सिंटैक्स वही है। चलिए क्या है, नंबर 1 नंबर 2 क्या है? आर्गुमेंट टाइप। सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे क्या हैं? आपके नंबर्स। जब मैक्स में सारे आर्गुमेंट नंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम में भी तो मुझे सारे सेट ऑफ वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू पानी है। तो बिल्कुल सिमिलर है ये मैक्स की तरह। इतना समझ लो कि मिनिमम फंक्शन बिल्कुल उसका हर एक पैरामीटर उसी तरीके से है जिस तरीके से एक मैक्स फंक्शन का है। मतलब कि मिन फंक्शन के अंदर भी आप किस किस आर्गुमेंट को पास करा सकते हो। आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को पास करा सकते हो, आप किसी लॉजिकल वैल्यू को पास करा सकते हो एज द आर्गुमेंट इनसाइड द मिन फंक्शन। देख लो भाई अगर यकीन ना हो तो। चलिए भाई क्या करेंगे, सारे के सारे जो आपको आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? ये हैं आपके क्या, ये हैं आपके आर्गुमेंट्स। क्या है ये हैं आपके आर्गुमेंट्स। और अगर ये आपके आर्गुमेंट्स हैं तो इन आर्गुमेंट्स कौन कौन से आर्गुमेंट्स होंगे? ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स आपके किस टाइप के होंगे? किस टाइप के आर्गुमेंट्स होंगे? ये होंगे आपके नंबर्स। क्या हो सकते हैं ये हो सकते हैं नंबर्स या फिर लॉजिकल वैल्यूज, इसके अलावा कुछ नहीं।
किस फंक्शन के लिए? मिन फंक्शन के लिए। क्लियर? क्या होगा इस आर्गुमेंट, अगर ये मेरे आर्गुमेंट्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 अगर मेरे आर्गुमेंट्स हैं, तो इन आर्गुमेंट्स का टाइप क्या होगा? नंबर्स। और क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन भी रिटर्न करेगा एक नंबर। गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में से एक छोटी वैल्यू पता करनी है ना, गिवन सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज में से अगर मुझे एक छोटी न्यूमेरिक वैल्यू पता करनी है तो आउटपुट भी तो एक नंबर ही होगा, तभी तो आ रहा है। चलिए भाई क्लियर। ओके, नंबर 1 नंबर 2 आर 1 to 30 नंबर्स फॉर विच यू वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। You can specify arguments that are numbers, empty cells, logical values और text representations of numbers. ये बात हम पढ़ चुके हैं। एक आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है, एक आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, वो एक लॉजिकल वैल्यू हो सकती है, वो एक एम्प्टी सेल हो सकता है, यहां तक कि वो एक किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, मतलब किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। लेकिन मैक्स फंक्शन की तरह जो मिन फंक्शन है वो भी किन आर्गुमेंट को कंसिडर करेगा एज दी वैलिड आर्गुमेंट्स, और वो आर्गुमेंट है हमारे कौन कौन से भाई? न्यूमेरिक। कौन से आर्गुमेंट्स हैं? कौन से आर्गुमेंट्स हैं? वो है हमारे न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स एंड लॉजिकल वैल्यूज आर्गुमेंट। कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट हैं जिसको एज अ वैलिड आर्गुमेंट कंसिडर करेगा हमारा मिन फंक्शन? तो वो है हमारे वैल्यू आर्गुमेंट एंड लॉजिकल वैल्यू आर्गुमेंट। कह रही हूं ना, मिन एंड मैक्स सेम है भाई, पूरा सेम है। अगर मैं आपको ये बात नहीं भी बताऊं तो भी आप समझ जाओगे। क्या है मिन फंक्शन? मिन फंक्शन क्या क्या कंसिडर करेगा? लिख लेते हैं बहुत ही समराटिकल वे में, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको एक गुड रीड दे दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, क्या क्या कंसिडर करेगा? इट विल कंसिडर एंड व्हाट विल इट नॉट कंसिडर? क्या कंसिडर नहीं करेगा? क्या कंसिडर नहीं करेगा भैया? चलो भाई, क्या कंसिडर करेगा, क्या कंसिडर नहीं करेगा? सबसे पहली बात वो क्या कंसिडर करेगा? इट विल कंसिडर अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू को कंसिडर करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कंसिडर करेगा? इट विल कंसिडर द लॉजिकल वैल्यू। जितनी भी हमारी लॉजिकल वैल्यूज हैं उनको कंसिडर करेगा। ठीक है भाई, क्या कंसिडर नहीं करेगा? ये क्या कंसिडर नहीं करेगा? इट विल नॉट कंसिडर द एम्प्टी सेल। किसी भी एम्प्टी सेल को ये कंसिडर नहीं करेगा, किसी भी एम्प्टी सेल को ये कंसिडर नहीं करेगा। क्या होता है एक एम्प्टी सेल? जानते हैं? हाँ जी मैम जानते हैं ना, किसने कहा नहीं जानते हैं? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा सेल जो कंटेन करता है कोई भी वैल्यू नहीं, ऐसा सेल जो कोई भी वैल्यू अपने पास नहीं रखता, ना ही न्यूमेरिक की तो बात छोड़ो, वो टेक्स्ट वैल्यू भी नहीं रखता है, वो कहलाता है आपका एम्प्टी सेल। ये क्या कंसिडर नहीं करेगा? ये एम्प्टी सेल कंसिडर नहीं करेगा। ये क्या कंसिडर नहीं करेगा? ये किसी भी नंबर का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर का ये टेक्स्ट भी कंसिडर नहीं करेगा। एंड क्या कंसिडर नहीं करेगा? ये किसी भी नंबर का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन भी कंसिडर नहीं करेगा। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन भी कंसिडर नहीं करेगा। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल 60 दिया हुआ है 60, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हुआ है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेगा। कौन सा फंक्शन भाई? कौन सा फंक्शन? मिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिन की बात हो रही है। मिन ए लेकर मत चलना। तो सेम टेबल है भाई जो हमने मैक्स के लिए टेबल बनाई थी, वही सेम डिट्टो वही टेबल है। क्या है भाई? क्या कंसिडर करेगा? इट विल कंसिडर अ न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज द लॉजिकल वैल्यू। And what will it not consider? It will not consider the empty cell, the text and the textual representation of a number. चलिए ठीक है मैम। तो क्या करेगा ये न्यूमेरिक और लॉजिकल वैल्यू को कंप्यूट करेगा, एम्प्टी सेल को, टेक्स्ट को किसी भी एरे या रेफरेंस में कंसिडर नहीं करेगा। चलो भैया, ये अगर आपको कंसिडर कराना है, अगर ये चीज आपको कंसिडर कराना है तो आपको मिन ए फंक्शन की जरूरत है। जैसे मैक्स के लिए मैक्स ए फंक्शन था, वैसे ही मिन के लिए भी है एक मिन ए फंक्शन। चलिए फिर से देख लेते हैं। मैक्स एंड मिन कंसिडर ओनली नंबर्स इन द एरेज और रेफरेंसेस यूज्ड, एम्प्टी सेल, लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स आर इग्नोर्ड। हाउएवर मैक्स ए एंड मिन ए इंक्लूड लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट ऑल्सो। एक बात नोटिस की, चाहे मैक्स हो चाहे मिन हो, चाहे मैक्स ए हो या फिर जो मिन ए हम आगे पढ़ने वाले हैं, एम्प्टी सेल कहीं भी कंसिडर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। एम्प्टी सेल को कहीं भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है,
आप मिन ए पे जाइए या मैक्स ए पे जाइए, किसी भी टेक्स्ट को कंसिडरेशन मिल गया, उसको इवैल्यूएट कर दिया 0 में, तो वो कंसिडर हो गया। आप कहीं भी जाइए, किसी भी नंबर का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे कंसिडर हो रहा है मिन ए और मैक्स ए के अंदर। लेकिन जो हमारे ये भाई साहब है ना, कौन से भाई, कौन गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, हाँ जी, एम्प्टी सेल। ये जो हमारे भाई साहब है ना एम्प्टी सेल, इनको कहीं भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि अगर आप मैक्स एंड मिन फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो ऑन द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, तो एम्प्टी सेल बिल्कुल मत छोड़ना। अगर एम्प्टी सेल छोड़ दिया और ये सोचा कि मैं मिन ए की हेल्प से या फिर मैक्स ए की हेल्प से उस एम्प्टी सेल को कंसिडर करा लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेल किसी भी कंडीशन में कंसिडरेबल नहीं है, इट इज नॉन कंसिडरेबल। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द आर्गुमेंट्स कंटेन नो नंबर्स। अब देखिए, मैक्स के लिए मैंने क्या बोला था, मैक्स में 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। कौन कौन से सिनेरियोज? हमने बताया था कि मिन में ऐसा हो सकता है, मैक्स का हम बता चुके हैं, मिन की बात करते हैं डायरेक्टली। चलिए, मिन में क्या हो सकता है? मिन में क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आर्गुमेंट ना दिया हुआ हो, सिंपली मिन फंक्शन लिखा हुआ हो, कोई भी आर्गुमेंट दिया हुआ नहीं हो। चलिए, मिन फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है, या फिर मिन फंक्शन में वो आर्गुमेंट या वो सेल एड्रेस दिया हुआ है। सपोज हमारा फेवरेट सेल, आप सब जानते हैं कि मेरा पर्सनल फेवरेट सेल कौन सा है, हमेशा मैं उसको एग्जांपल में यूज करती हूं। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे। C3 सेल, जी हाँ, C3 सेल। अगर कोई एक ऐसा सेल एड्रेस मेंशन्ड हो जिसके पास कोई न्यूमेरिक डेटा वैल्यू हो ही ना। मिन फंक्शन की बात चल रही है, 2 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो कि पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, एम्प्टी है, पहला। दूसरा क्या है, मैं इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के अंदर उस सेल एड्रेस को, मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर उस सेल एड्रेस को मेंशन कर रही हूं जिसके पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। ऐसा सेल एड्रेस जहां पे एक न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं, नो न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ये कंटेन ही नहीं कर रहा है, और मिन फंक्शन की बात हो रही है, मिन ए की बात नहीं हो रही है। क्या होगा मिन फंक्शन में? पहली बात तो कोई हमारा आर्गुमेंट नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है पैरेंथेसिस। एंड सेकंड, अगर एक आर्गुमेंट है भी ना तो उसमें कोई भी डेटा वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक डेटा वैल्यू नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में min returns 0. If the arguments contain no numbers, then min will return 0. Min is similar to max. देख लो भाई, min is similar to max except that it returns the minimum value. बिल्कुल सेम है, कह रही हूं ना, जैसे max फंक्शन काम करता है, सिमिलरली हमारा min फंक्शन भी काम करता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि max फंक्शन हमको रिटर्न करता है the largest number out of the given set of values, whereas min function will return the smallest number out of the given set of values. Okay? चलिए भाई, एग्जाम्पल देख लो भैया, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हैं भाई। A1 से लेके A5 का क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है रेंज। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है ये रेंज। अब इस रेंज में दी हुई हैं कुछ डेटा वैल्यूज, सेम डेटा वैल्यूज है भाई। फिर से बना ले, चलो बना लेते हैं। सेम डेटा वैल्यूज हैं, जो एग्जाम्पल हम कर चुके हैं सेम एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल्स हैं, बस फंक्शन चेंज हो गया, बस हमारा फंक्शन चेंज हो चुका है। कोई बात नहीं, फंक्शन चेंज हो चुका है, हम कर लेंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5 कितनी डेटा वैल्यूज हैं, कितने सेल्स हैं हमारे पास? हैं 5 सेल। पूरा रेंज दिया हुआ है A1 से लेके A5 तक का। कहां से कहां तक भाई? A1 से लेके A5 तक का। चलो भाई आ जाओ मैदान में सबके सब। A1 से लेके A5 तक कितना रहेगा? 10 7 9 27, 10 7 9 27। ओके भैया, 10 7 9 27 एंड 2 दिया हुआ है। अब आ जाओ फंक्शंस पे, ठीक। अब ध्यान रखो, मैक्स नहीं है, मिन है। क्या है? मिन है। मिन निकालो भाई, एक आर्गुमेंट पास्ड है इसके अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर, मिन फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर पास्ड है ओनली अ सिंगल आर्गुमेंट। और क्या है वो सिंगल आर्गुमेंट? वो है आपका A1 से लेके A5 का एक क्या रेंज दी हुई है। इन सारे की सारी डेटा वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली बेसिक मैथमेटिक्स है भैया, बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक कॉमन सेंस है। क्या है? बेसिक कॉमन सेंस है। 2 इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 2। क्लियर? अब दिया हुआ है क्या? A1 से लेके A5 तक का रेंज निकालना है, ये हमारे पास दिया हुआ है। इन सारी सेल्स में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? कौन सी है सबसे छोटी वैल्यू? दैट इज 2 है। अब देखो, 2 आर्गुमेंट है, पहला है आपका 2, मतलब पहला है आपका रेंज, और दूसरा है आपका एक नंबर दिया हुआ है।
इस पूरे रेंज में से जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स में सबसे छोटी वैल्यू है 2, ये रिटर्न होके आ गया। अब इस 2 में से अब इसी फंक्शन को आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे आप इसे? ऐसे लिखोगे 2,0 लिख दोगे, ठीक है। अब 2 और 0 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? किसी ने भी अगर 2 कह दिया ना तो भैया पिटने वाले काम है आपके। सही बता रही हूँ, ऑनलाइन मार नहीं सकते हम, अब तो हम ऑफलाइन भी नहीं मार सकते हैं भैया, गवर्नमेंट का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन इतना चीज याद रखिए कि बिल्कुल भी ना मजाक मस्ती नहीं चाहिए है, अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है। चलिए भाई, मिनिमम निकालना है 2 और 0 में से, मिनिमम निकालना है भैया 2 और 0 में से कौन सी है छोटी वैल्यू? ऑब्वियसली 0 इज द आंसर। करेक्ट है कि नहीं है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि मिन फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बताओ, क्योंकि मैक्स ए फंक्शन जो हमने पढ़ा था, सिमिलरली हम मिन ए फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं। जैसे मैक्स के इक्विवेलेंट है मिन, सिमिलरली मैक्स ए के इक्विवेलेंट है हमारा मिन ए। चलिए जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, एनी डाउट, एनी क्वेरी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मिन ए फंक्शन क्या होता है? एक मिन ए फंक्शन, चलिए जाने। मिन ए फंक्शन इज सिमिलर टू मैक्स ए फंक्शन। जैसे कि हम सब ये बात अभी जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं भाई? कि मिन ए जो होता है ना वो मैक्स ए से बिल्कुल सिमिलर होता है। जो मिन ए का काम है वही मैक्स ए का काम है, या फिर रिवर्स तरीके से कह दीजिए कि जो मैक्स ए करता है वही आपका मिन ए करता है। मतलब कि मैक्स ए जिस तरीके से काम करेगा मिन ए भी बस उसी तरीके से काम करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि मिन ए भी रिटर्न करेगा द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा? मिन ए क्या करेगा? सिर्फ एक्सेप्शन सिर्फ इतनी सी है, इट विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज में से सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो है आपका मिन ए फंक्शन। मिन ए इज सिमिलर टू मैक्स ए एक्सेप्ट दैट इट कंप्यूट्स द मिनिमम वैल्यू। यही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई? मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू इन प्लेस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो आती है एक कंडीशन, इफ दिस फंक्शन रिटर्न्स वन ऑफ द टू वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन अ टेस्ट कंडीशन। क्या करता है? कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम मिन ए फंक्शन के अंदर दे सकते थे। क्या होता है इस पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब? इफ फंक्शन क्या करेगा? दिस फंक्शन रिटर्न्स वन ऑफ द टू वैल्यूज। एक और नया फंक्शन आ गया है भाई। मिन ए फंक्शन तो हमने पढ़ लिया है, मिन ए फंक्शन के बाद अब आता है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करेगा? इफ फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है वन ऑफ द टू वैल्यूज। जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, 2 वैल्यूज आपके सामने दी हुई हैं, उन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को रिटर्न करता है आपका इफ फंक्शन। क्या करता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स वन ऑफ द टू वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन अ टेस्ट कंडीशन। आपके सामने दिया होगा एक टेस्ट कंडीशन, उस टेस्ट कंडीशन को इवैल्यूएट करने के बाद आपके पास हैं 2 वैल्यूज, उन दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी। क्या सिंटैक्स है? देख लो भाई, सिंटैक्स देखिए इफ फंक्शन का। मिन ए फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, मिन ए फंक्शन को उन्होंने ये बोल दिया है कि वो मैक्स ए फंक्शन की तरह काम करता है, बिल्कुल सिमिलर वे में। मतलब कि मिन ए फंक्शन भी कंसिडर करेगा किसी टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर को या फिर किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को, लेकिन मिन ए फंक्शन भी उस टेक्स्ट वैल्यू को, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा इक्वल्स टू 0, और इवैल्यूएट करने के बाद मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर देगा। मिन ए यहां पे कंप्लीट हुआ, मैक्स ए मिन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं इफ फंक्शन की। इफ फंक्शन क्या कर रहा है? इफ फंक्शन रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू। आपके सामने 2 वैल्यूज दी होंगी, वैल्यू नंबर 1 एंड वैल्यू नंबर 2। इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को ये एज द आउटपुट रिटर्न करेगा एंड दैट आउटपुट विल बी बेस्ड, कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी एज द आउटपुट? इफ फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में से कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी एज द आउटपुट, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है ऑन द टेस्ट कंडीशन। ये जो टेस्ट कंडीशन आपको दिख रही है इस पे डिपेंड करके वैल्यू 1 या वैल्यू 2 रिटर्न होती है एज द आउटपुट वैल्यू। चलिए देखें क्या होता है। कंडीशन देख लीजिए भैया, क्या है? इफ दिया हुआ है, टेस्ट कंडीशन दी हुई है भाई, और क्या दिया हुआ है? और हमको दिया हुआ है वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। आपके सामने होगी एक टेस्ट कंडीशन। इस टेस्ट कंडीशन को देखते हुए या तो वैल्यू 1 रिटर्न होगा एज द आउटपुट, या फिर
वैल्यू 2 रिटर्न होगी एज द आउटपुट। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है, क्या है, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है, अगर ये टेस्ट कंडीशन रिटर्न करता है ट्रू, अगर ये टेस्ट कंडीशन रिटर्न करता है ट्रू, तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी। क्या रिटर्न होगी? वैल्यू 1 रिटर्न होगी। समझोगे? समझोगे? अगर अभी ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, सब कुछ क्लियर होगा भाई, सब कुछ क्लियर होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इफ कंडीशन बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आपको एग्जांपल्स के रूप में क्लियर हो जाएगी। अभी बस ऊपर ऊपर से थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या? अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है, क्या है, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी एज द आउटपुट। अगर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स है, अगर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 रिटर्न होगा एज द आउटपुट। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? हाँ जी मैम क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो कोई समस्या की बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि बहुत से बच्चे इस इफ कंडीशन से पहली बार मिल रहे हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल से ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ ले, फिर आगे बढ़ ले, फिर चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? अगर टेस्ट कंडीशन आपकी ट्रू है तो वैल्यू 1 रिटर्न होगा एज द आउटपुट। अगर टेस्ट कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वैल्यू 2 रिटर्न होगा एज द आउटपुट। किसका? इफ कंडीशन का, इफ फंक्शन का। क्लियर? क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ लो फिर। चलो देखो टेस्ट क्या है, ये टेस्ट, टेस्ट देख लीजिए यहां पे क्या दिया हुआ है। टेस्ट, टेस्ट क्या है? इट इज और रेफर्स टू अ लॉजिकल वैल्यू। मतलब कि क्या है, ये जो टेस्ट कंडीशन दी हुई है, ये जो आपको टेस्ट कंडीशन दी हुई है, ये टेस्ट कंडीशन या तो ट्रू रिटर्न होगी, ये टेस्ट कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, यही दिया हुआ है। दिस टेस्ट कंडीशन इज अ लॉजिकल वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ लॉजिकल वैल्यू। क्या रिटर्न करता है? ये जो टेस्ट कंडीशन है, बात समझो, बात समझो, इफ फंक्शन की बात नहीं हो रही है। इफ फंक्शन के अंदर, इफ फंक्शन के अंदर जो टेस्ट कंडीशन है, इफ फंक्शन के अंदर जो ये टेस्ट कंडीशन है, वो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। आपका जो ये टेस्ट कंडीशन है, ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इफ फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू 1 एज द आउटपुट। समझो बात, समझो, दो चीजें रिटर्न हो रही हैं। पहला, ये टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इफ फंक्शन हमारा पूरा वैल्यू 1 रिटर्न करेगा एज द आउटपुट। अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो पूरा इफ फंक्शन वैल्यू 2 रिटर्न करेगा एज द आउटपुट। क्लियर? अब क्लियर हुआ? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, और जैसे ही एग्जाम्पल्स करेंगे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई अभी सिर्फ देखो क्या हो रहा है, ठीक है? क्या करेगा? दिस टेस्ट कंडीशन इज अ लॉजिकल वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ठीक है? वैल्यू 1, इट इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड बाय द फंक्शन इफ। कौन करेगा इस वैल्यू को रिटर्न? वैल्यू 1 को कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा एज द आउटपुट? कौन सा फंक्शन? इफ फंक्शन। आपका इफ फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू 1 को एज द आउटपुट अगर टेस्ट कंडीशन रिटर्न करती है ट्रू। यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर टेस्ट कंडीशन रिटर्न करता है ट्रू तो इस पूरे फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू है वो है आपकी वैल्यू 1। अगर आपकी टेस्ट कंडीशन रिटर्न करती है फॉल्स तो इस पूरे फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू है दैट इज वैल्यू 2। क्लियर? अब होना चाहिए क्लियर। क्या हुआ? इफ इट इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न बाय द फंक्शन इफ टेस्ट यील्ड्स ट्रू। ठीक है? वैल्यू 2, it is the value that is returned by the function if test yields false. Clear हुआ? चलिए, if value 2 is omitted, it is assumed to be false. अगर सपोज करो इस पूरे फंक्शन में, सपोज करो इस पूरे फंक्शन में जो वैल्यू 2 है उसको मैं हटा दूं या दूं ही नहीं, इस पूरे फंक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कंडीशन दूं और एक ही वैल्यू दूं। ठीक है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, इफ वैल्यू 2 इज ओमिटेड, मतलब कि ओमिटेड का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब है कि हटा देना, रिमूव कर देना, इराडिकेट कर देना, अबॉलिश कर देना। क्या? ओमिशन। वैल्यू 2 को मैंने अगर ओमिट कर दिया है, इट इज अज्यूम्ड टू बी फॉल्स, तो मतलब क्या है कि टेस्ट कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती, फॉल्स है ही है। चलिए भाई, इफ वैल्यू 1 इज ऑल्सो ओमिटेड, इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। अगर दोनों ही वैल्यूज हटा दी जाए, अगर वैल्यू 1 भी ना दिया जाए
और अगर वैल्यू 2 भी ना दिया जाए तो ये समझा जाएगा कि ये टेस्ट कंडीशन ट्रू ही है। समझो, अगर वैल्यू 2 मैं ना दूं, सिर्फ टेस्ट कंडीशन दूं और वैल्यू 1 दूं, तो ये समझा जाएगा कि ये जो टेस्ट कंडीशन है ये फॉल्स ही है। ठीक है, और अगर मैंने वैल्यू 1 नहीं दिया, अगर वैल्यू 1 भी नहीं दिया, तो हम ये समझेंगे कि ये टेस्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू है। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं होगा, आई नो मैक्सिमम ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट गोइंग हियर, क्या चीज चल रही है यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग ओवर हियर। कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्पल पे आ जाओ, अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए भाई आ जाओ। इफ कंडीशन दी हुई है, इफ फंक्शन दिया हुआ है भाई, इफ फंक्शन दिया हुआ है। इस इफ फंक्शन के अंदर, इस इफ फंक्शन के अंदर आपको मिली है एक टेस्ट कंडीशन। क्या मिली है? ये है आपका टेस्ट। सबसे पहले समझो कि क्या क्या है। ये है आपका टेस्ट कंडीशन, ठीक। फिर टेस्ट कंडीशन आ गई, टेस्ट कंडीशन के बाद ये है आपकी वैल्यू 1, ठीक है, ये है आपकी वैल्यू 1 और ये है आपकी वैल्यू 2। क्या है ये है आपकी वैल्यू 2। चलिए भाई, ये आपकी टेस्ट कंडीशन है, ये आपकी वैल्यू 1 है और ये आपकी वैल्यू 2 है। क्लियर हो गया? चलिए, अब पूरा एल्गोरिथम क्या था? पूरा एल्गोरिथम क्या था कि अगर ये टेस्ट कंडीशन क्या यील्ड करती है, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है, मतलब कि A1 क्या है, A1 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये क्या है, अगर ये क्या है, अगर ये ट्रू है, अगर ये बात है ना, तो इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इस पूरे फंक्शन का आउटपुट होगा 100, मतलब वैल्यू 1 क्या होगा? 100, जो कि है हमारी वैल्यू 1। आया समझ? आया समझ? आउटपुट ऑफ इफ फंक्शन का आउटपुट ये होगा। कौन सी वैल्यू? वैल्यू नंबर 1। अगर A1 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है तो, और अगर A1 इज इक्वल ग्रेटर देन 5 क्या है? अगर ये क्या है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये बात हो गई ना, तो फिर आउटपुट क्या होगा? तो फिर आपका आउटपुट होगा टू स्मॉल, वैल्यू 2। वैल्यू 2 क्या दी हुई है मुझे? वैल्यू 2 दी हुई है मुझे एक टेक्स्ट वैल्यू। क्या दी हुई है? टेक्स्ट वैल्यू, दैट इज टू स्मॉल। चलो भाई, इट रिटर्न्स द नंबर 100 इफ A1 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये ट्रू है, एंड द टेक्स्ट टू स्मॉल अदरवाइज। चलिए भैया, अब देख लो, सपोज करो A1 में वैल्यू मैंने दे दी है कितनी? A1 की वैल्यू कितनी देते हैं हमको? 5 तो दिया हुआ है, लेकिन A1 में वैल्यू नहीं दी हुई है, राइट? तो A1 की वैल्यू है, सपोज करो A1 सेल की वैल्यू मैं दे रही हूं यहां पे 20 दे दी, मैंने दिया है 20। तो ये पूरा फंक्शन चल कैसे रहा है? ये पूरा फंक्शन चल कैसे रहा है? चलिए देखें, मैंने दिया है इफ A1 इज ग्रेटर देन 5, क्या रिटर्न होगा भाई? क्या रिटर्न होगा? 100। अगर ये ट्रू है तो, अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या रिटर्न होगा भाई? क्या रिटर्न होगा? टू स्मॉल, ये रिटर्न होगा भैया। चलिए ठीक है, अब देखो A1 की वैल्यू मैंने कितनी दी है? 20। तो क्या भैया, एक बात बता दो, क्या 20 ग्रेटर देन 5 है? क्या ये बात सही है या गलत है? सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? मैम बिल्कुल सही है। तो इसने क्या रिटर्न किया? इसने रिटर्न किया ट्रू रिटर्न हो गया। और जब भी आपका टेस्ट कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, तो पूरे इफ फंक्शन की जो आउटपुट है वो क्या होगी? वैल्यू नंबर 1। वैल्यू क्या है? 100। तो आउटपुट क्या होगा इफ फंक्शन का? इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इस फंक्शन का आउटपुट होगा 100। अब ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है कि इफ फंक्शन कैसे काम कर रहा है? ये चीज अब क्लियर है कि नहीं है? ये चीज अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुई है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि इस पूरे इफ फंक्शन में आपको क्या चीज समझ नहीं आई है। चलिए, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ 1 इज लेस देन या ग्रेटर देन 2, देखो आ गया। इफ 1 इज क्या? ग्रेटर देन 2, क्या हमारा 1 2 से बड़ा है? ये चीज सही है या गलत है? ऑफ कोर्स ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज है आपकी फॉल्स। क्या है भैया? ये चीज आपकी फॉल्स है, ये चीज आपकी फॉल्स है। और हमने बताया था कि जब भी फॉल्स वैल्यू आती है तो कौन सी वैल्यू एज द आउटपुट रिटर्न होती है इफ फंक्शन के लिए? दैट इज वैल्यू नंबर 2। लेकिन वैल्यू नंबर 2 तो यहां पे दी हुई नहीं है, सिर्फ वैल्यू नंबर 1 दिया हुआ है। वैल्यू नंबर 1 दिया हुआ है,
दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वैल्यू 2 दी नहीं हुई है और फॉल्स ये रिटर्न कर रहा है। 1 कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता है 2 के, दिस इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो वैल्यू 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए एज द आउटपुट फॉर द इफ फंक्शन, लेकिन वैल्यू 2 हमने ओमिट की हुई है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या रिटर्न होगा एज द आउटपुट, देखो इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यू 2 हैज बीन ओमिटेड। क्योंकि वैल्यू 2 हमने दी हुई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इफ फंक्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। आपका जो टेस्ट कंडीशन रिटर्न कर रहा है वही आ जाएगा आपका आउटपुट फॉर द इफ फंक्शन। इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यू 2 हैज बीन ओमिटेड एंड 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा इस इफ फंक्शन का, क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका फॉल्स। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। मतलब कि आपका टेस्ट कंडीशन जो चीज रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न करना था तो उसको क्या रिटर्न करना था, वैल्यू 2। वैल्यू 2 आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए, जल्दी बताओ, वैल्यू 2 आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू 2 दी ही नहीं है। और जब वैल्यू 2 हमने दी ही नहीं है, वैल्यू 1 दिया हुआ है, वैल्यू 2 दी ही नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, दी आउटपुट फॉर द इफ फंक्शन। जो चीज ये टेस्ट कंडीशन रिटर्न कर रही है, क्या रिटर्न कर रही है, टेस्ट कंडीशन रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो वैल्यू 2 को इवैल्यूएट होना चाहिए था, लेकिन वैल्यू 2 अगर ओमिटेड है तो इस इफ कंडीशन का भी, इस पूरे इफ फंक्शन का भी आउटपुट क्या निकलेगा भाई, फॉल्स। क्लियर हो गया, अब क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई भी टेस्ट कंडीशन रिटर्न करती ट्रू, अगर ट्रू रिटर्न करती, लेकिन हमने वैल्यू 1 नहीं दिया हुआ है, वैल्यू 1 नहीं दिया हुआ है, यहां पे वैल्यू 1 दिया हुआ है लेकिन वैल्यू 1 नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में जो आपका आउटपुट होता वो होता आपका ट्रू। क्या होता भाई, क्या होता, वो हो जाता आपका ट्रू। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हो गई ये बात, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई, अगर ये दिया होता, देखो भाई क्या दिया है, क्या दिया है, इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है मैम, दिया हुआ है, अच्छी बात है भाई, दिया हुआ है तो अच्छी बात है ना। इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है मैम, 2 हमारा ग्रेटर देन 1 है, लेकिन कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, ना ही वैल्यू 1 दी हुई है, ना ही वैल्यू 2 दी हुई है। क्या दिया हुआ है, क्या वैल्यू 1 दी हुई है, नहीं, क्या वैल्यू 2 दी हुई है, नहीं, तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा भाई, ट्रू। मतलब कि जो वैल्यू ये कंडीशन रिटर्न कर रहा है, जो वैल्यू चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, अगर जो वैल्यू ये कंडीशन, ये टेस्ट कंडीशन रिटर्न करता है, वही वैल्यू इस पूरे फंक्शन का आउटपुट बन जाता है। दैट्स इट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। वैल्यूज दी हुई हैं, अच्छी बात है, अगर वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तो ये चीज होती है। चलिए भाई, इट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज बोथ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 हैव बीन ओमिटेड एंड 2 इज मोर देन 1। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग से ऊपर होके निकलेगा ये एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो, अब अगर 1 इज इक्वल्स टू 2, क्या हमारा 1 इक्वल टू 2 है, क्या ये बात सही है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए, क्या 1 कभी भी इक्वल होता है 2 के, बताओ, क्या 1 कभी भी इक्वल होता है 2 के, हाँ या ना, फॉल्स है ना, फॉल्स है कि नहीं है। तो क्या रिटर्न किया इसने क्या रिटर्न किया, ये टेस्ट कंडीशन इसने रिटर्न किया है फॉल्स। और हम सबको पता है जब भी फॉल्स रिटर्न होता है तो कौन सी वैल्यू एज द आउटपुट रिटर्न होती है, वैल्यू 1 या फिर वैल्यू 2, वैल्यू 2 रिटर्न होगी, क्या होगी, वैल्यू 2 रिटर्न होगी। और वैल्यू 2 क्या कर रहा है भाई, इस पूरे इफ फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इस पूरे इफ फंक्शन का आउटपुट होगा SQRT, क्या होगा SQRT, और ब्रैकेट में दिया होगा 4। क्या होता है SQRT फंक्शन, क्या होता है, जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जितने लोग जानते हैं बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए क्या होता है एक SQRT फंक्शन। अगर नहीं पढ़ा है कहीं पर भी तो मैं हूं ना यहाँ पे, मैं किस लिए हूं, मैं बताने के लिए हूं आपको। SQRT कहलाता है, SQRT कहलाता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन। 4 किसका स्क्वायर रूट है, मतलब कि इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ना, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं है भैया, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं है। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, जी हाँ जल्दी बताइए किसका होता है भाई, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट, तभी तो बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4, और 4 का कर दो अगर स्क्वायर रूट तो निकल आएगा 2,
होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं कर दूं 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट करने का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2, और स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं पूरा डिकम्पोज कर सकती हूँ, इसमें अलग अलग लिख सकती हूँ। एंड अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज ऑलवेज इक्वल टू, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ऐसे निकलता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। निकलता है कि नहीं निकलता है? क्लास 9th में हो, ये चीज मैथ्स में बिल्कुल पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आप ये स्क्वायर रूट निकालना जरूर सीखोगे। क्लियर हुआ? 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिख दिया। अब 2 इंटू 2 को मैं ऐसे अलग अलग भी लिख सकती हूं, और हम सबको पता है, क्या पता है? रूट इंटू रूट विद द सेम बेस। अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है तो क्या आंसर आता है भैया? क्या आंसर आता है? अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है तो आंसर आएगा एक्स। आता है कि नहीं आता है? तो ऐसा है तो रूट 2 इंटू रूट 2 विल गिव यू 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल गिव यू 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ये कहलाता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ये कहलाता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कि क्या कर रहा है? 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहा है। तो आपके इस पूरे इफ का आंसर 2 आएगा भैया। क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए भाई, तो इससे एक बात देखी, इससे एक बात देखी, इफ फंक्शन के अंदर आप किसी अदर फंक्शन को भी एज दी आउटपुट दे सकते हो, एज दी वैल्यू दे सकते हो। मतलब कि एक फंक्शन के अंदर आप किसी अदर फंक्शन को एज दी आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हो। ये आर्ग्यूमेंट्स ही तो है भाई। ये क्या है? ये क्या है? 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट इफ फंक्शन के अंदर है कि नहीं है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि नहीं है? हाँ जी मैम, बिल्कुल है। तो मतलब एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर आप किसी दूसरे फंक्शन को भी पास करा सकते हो एज दी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो देख लीजिए जल्दी से। इट रिटर्न्स 2, आ गया वही आंसर? 2 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी देखो 2 आंसर है कि नहीं है? हाँ जी मैम, 2 आंसर आ चुका है। इट विल रिटर्न 2 द स्क्वायर रूट ऑफ 4 बिकॉज द टेस्ट कंडीशन 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स, हेंस वैल्यू 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाल देंगे हम, दैट इज 2 आंसर। आंसर 2 आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? जल्दी 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 आ चुका है। चलिए मैम, अब देखो अब क्या होगा, अब आएगा मजा। स्क्वायर रूट तो हमने निकालना देख लिया, पर कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है ये। 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या आंसर होता है? क्या आंसर होता है 1 डिवाइडेड बाई 0 का? क्लास 9th में हो भैया, जानते हो, और अगर नहीं भी जानते हो तो क्लास 10th में जान जाओगे। 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? क्या होता है? ये बहाना नहीं चलेगा कि मैम 11th 12th में कॉमर्स लेना है या मैम पीसीबी लेना है तो हम नहीं जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है। नहीं भाई, ये बहुत ही बेसिक थिंग है जो आप क्लास 9 10th में पढ़ लेते हो। क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 0 भाई? क्या होता है भाई? क्या होता है? हम सब जानते हैं, जिसको भी पता है जल्दी बता दो। क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। चलिए भैया, और अगर मैंने ये लिख दिया, ये क्या होगा? ये क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 0 अगर इंफिनिटी है तो 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा? जल्दी बता दीजिए। 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? कितना होता है? जल्दी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, कितना होता है भाई? कितना होता है? कितना होता है? क्या होगा ये? क्या होगा बताओ? 0 होगा या फिर 1 होगा? क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा कि 1 होगा? अगर मैंने ये लिख दिया 23 डिवाइडेड बाय, अगर मैंने लिख दिया 23 डिवाइडेड बाय 1, क्या आंसर होगा? किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो वही नंबर लौट के आता है। आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि 1 को अगर मैं डिवाइड करूं 23 को, कितना हुआ? 123 23 होता है। क्या आंसर आया? वही नंबर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्वोशिएंट क्या आया हमारा? वही आया कि नहीं आया? तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर लौट के आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23। 123 23। तो सिमिलर केस है ना भाई, सिमिलर केस है। 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो लौट कर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा।
लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करती हूं, नॉट ओनली 1, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करती हूं तो आंसर मुझे इन्फिनिटी ही मिलेगा भैया। क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इन्फिनिटी ही। ये कहलाता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। हमको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, दिस इज इन्फिनिटी। चलिए ठीक है, तो आ जाओ इस पे। अब इफ कंडीशन में आओ भाई। इफ कंडीशन में देखो क्या है, मुझे दी गई है पहले टेस्ट कंडीशन। ये क्या है? टेस्ट कंडीशन है भाई। ठीक, क्या है टेस्ट कंडीशन? टेस्ट कंडीशन क्या दी गई है भैया? चलो इसको मैं हटाती नहीं हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि हमको ये काम आने वाला है। ओके, टेस्ट कंडीशन क्या दी हुई है? हमको टेस्ट कंडीशन दी हुई है कि क्या 1 लेस देन 2 है। क्या 1 लेस देन 2 है? बात बिल्कुल सही है, 1 हमारा 2 से कम ही तो होता है। तो कौन सी वैल्यू इवैल्यूएट होगी? कौन सी वैल्यू इवैल्यूएट होगी? पहली वाली होगी। और हम सब जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0 किसको रिजल्ट करता है? इन्फिनिटी को। तो क्या आंसर होगा? Here the text condition 1 is less than 2 is true. Hence value that is 1 divided by 0 should be executed. But 1 divided by 0 would give a divided by 0 error. इन्फिनिटी को कहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं। अब इससे एक बात और समझ में आई, अगर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप कहीं पर भी ऐसी कोई चीज करते हैं, आप गए सेल C3 पर, C3 के अंदर आपने क्या किया? C3 के अंदर आपने किया इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0। ये एक ऑपरेशन है, ये एक फॉर्मूला है कि नहीं है? इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? कर दिया ना हमने। 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक सेल के अंदर? नहीं कर सकते ना। तो जब भी एक इन्फिनिटी आती है तो कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आता है एक एरर, और वो एरर है ये वाला एरर। कौन सा एरर? हैशटैग डिवाइडेड बाय 0 एक्सक्लेमेटरी मार्क एरर। ये बताता है कि आपकी ये जो वैल्यू है ये एक एरर वैल्यू है, क्योंकि हम इन्फिनिटी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। तो जब अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो रही है ना, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो रही है तो वैल्यू 1 इवैल्यूएट होगा, और वैल्यू 1 इवैल्यूएट होने पर हमको एक एरर मैसेज शो करेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 0 एरर मैसेज। क्या होगा? इट वुड गिव अ डिवाइडेड बाय 0 एरर, हेंस अबव फंक्शन विल रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा? पहला वाला फंक्शन। इसका आउटपुट क्या होगा भैया? आउटपुट होगा इसका ये। क्या आउटपुट होगा? ये आउटपुट होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई भाई? हो गई कि नहीं हो गई? ये हमारा एरर है। तो ये ना जो क्वेश्चन था, ये जो हमारा मिन ए था, हमने इफ कंडीशन देखा, हमने इसके थ्रू एक एरर के बारे में भी जान लिया। तो इससे हमको एक चीज ये समझ में आई कि कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे एरर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। बहुत टाइप के एरर्स होते हैं। आउट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एरर्स आज हमने एक एरर के बारे में जाना, दैट इज डिवाइडेड बाय 0 एरर। कोई भी नंबर जिसको हम 0 से डिवाइड कर दें उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी को जाता है, और इन्फिनिटी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द कैल्क वर्कशीट। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हो गई भाई? ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुकी है। देखिए यहां पे एक टेबल दिया हुआ है ABCDE। कितनी कॉलम्स है भाई? 5 कॉलम्स है। और कितनी रोज हैं? देयर आर हाउ मेनी रोज? देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी रोज है भाई? 14 रोज। तो इस टेबल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कैसे करते हैं एक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन? हम सब जानते हैं किसी भी टेबल को क्या बोलते हैं ना, कितने बाय कितने की टेबल चाहिए, कितने बाय कितने का बेड है, कितने बाय कितने की टेबल है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे, इस पूरी टेबल को हम क्या बोलेंगे? इस पूरी टेबल को हम बोलेंगे 14 बाय 5 की टेबल। किसकी टेबल भाई? 14 रोज एंड 5 कॉलम्स। 14 रोज एंड 5 कॉलम्स। क्या है भाई? क्या है? 14 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, मतलब कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो इनटू कॉलम। है बात सही कि नहीं है? है बात सही कि नहीं है? और 14 रोज हैं, अगर 5 कॉलम्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? अगर 14 रो है 5 कॉलम है तो कितना हुआ भाई? 70 सेल्स। इस पूरी टेबल में कितने सेल हैं भैया? कितने सेल है? 70 सेल हैं। कितने सेल हैं? 70 सेल्स हैं। चलिए भैया आगे बढ़ ले, इस टेबल को बड़े ध्यान से देख लो। चलो अब आ रहा है एक क्वेश्चन। क्या आ रहा है? एक क्वेश्चन। हमने इस टेबल को अभी देखा, इस टेबल पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पे हम जितने भी फंक्शंस अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारे फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे। The weighted marks percentage is calculated as 25% of term 1। ठीक, मतलब क्या दिया हुआ है?
25%। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना क्या है? द वेटेड मार्क्स परसेंट। हमको निकालना है मार्क्स परसेंट। मार्क्स परसेंट हम कैसे निकालेंगे? मार्क्स परसेंट हम निकालेंगे 25% ऑफ टर्म 1, मतलब कि 25%। 25% कर लो या क्या कर लो आप? 1/4 कर लो। 1/4 ऑफ टर्म 1 4 ही होगा। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। 1/4 ऑफ टर्म 1 एंड 25% ऑफ टर्म 2 क्या होगा भाई? 25% ऑफ टर्म 2। ठीक है भैया, ये निकाल लिया। ठीक है। Some students could not appear for final exams। ठीक है। Complete the above given worksheet using appropriate formulas। चलिए देखिए सोल्यूशन देखिए, यहां आ जाओ पहले। ठीक, अब देखो। ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? वी हैव 10 स्टूडेंट्स। जी हाँ, 10 स्टूडेंट्स हैं भैया हमारे पास। अभिनव, आशिमा, नायका, नबीरा, गुरुलिंगम, हेमंत, रश्मि, कुशाग्र, सुकंत एंड नेहा। 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपेयर किया है टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 में। टर्म 3 का कितना था भाई? टर्म 3 का कितना था? टर्म 3 का भी दिया हुआ था भैया, नोटिस नहीं किया हमने और ना ही आपने बताया कि मैम टर्म 1 और टर्म 2 का 25% 25% अगर आप ऐड करा रहे हो तो भैया फाइनल का भी दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 50%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं भाई? 1/2। इतना याद रखना बेटा, इतना याद रखना कि 25% को आपका ये जो 25% होता है ना, 25% उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आप उसको लिख सकते हो 1/4। कैसे आ रहा है? 25% को आप डिवाइड कीजिए, 25% को तोड़िए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्या होगा? 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20। तो 25% को आप और क्या लिख सकते हो? 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? चलिए मैम, बहुत बढ़िया। वहीं अगर मैं बात करूं 50% की, 50% को तोड़ो भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखो, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ? 5 1 5, 5 2 10। तो क्या लिख सकते हो आप? 50% को आप लिख सकते हो 1/2। यही लिखा हुआ है। अब ये चीज क्लियर हो गई? अब ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुकी है। तो हमारे सामने दी हुई है ये सारी की सारी टेबल। अब इस टेबल में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे पता करने हैं हमारे सारे के सारे बच्चों के फाइनल मार्क्स, फाइनल परसेंटेज मार्क्स। चलिए भाई आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। करते हैं इस पे क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलो सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। ओके, क्या है सोल्यूशन? हम क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले एक नया कॉलम। कौन सा कॉलम? एफ कॉलम। क्या करने वाले हैं? हम एफ कॉलम वहां पे क्रिएट करने वाले हैं। क्या क्रिएट करने वाले हैं? हम एफ कॉलम यहां पे क्रिएट करने वाले हैं। एफ कॉलम हम क्रिएट करेंगे। चलो भाई कर लेते हैं एफ कॉलम क्रिएट। क्या समस्या है? एफ कॉलम हमने क्रिएट कर लिया। एफ कॉलम हमने जैसे ही क्रिएट किया, इस एफ कॉलम के अंदर, इस एफ कॉलम के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं मार्क्स परसेंटेज। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मार्क्स परसेंटेज। देख लो भाई, क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड मार्क्स परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है मार्क्स परसेंटेज। द वेटेड मार्क्स परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज 25% ऑफ टर्म 1, 25% ऑफ टर्म 2 एंड 50% ऑफ फाइनल। सम स्टूडेंट्स कुड नॉट अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम्स। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका दिक्कत है, क्यों नहीं आए। चलिए, कंप्लीट द अबव गिवन वर्कशीट यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज। जो हमको वर्कशीट दी हुई है ना, ये पूरी वर्कशीट हमको कंप्लीट करनी है। चलिए भैया आ जाओ। मार्क्स दिया हुआ है F2 पे। क्या दिया हुआ है? F2 पे दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? F2 पे हमको दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। देखिए, 25% ऑफ C2, 25% ऑफ D2 एंड 5% मतलब कि 50% ऑफ E3। क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? देखो भैया, क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है इसका मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, ये कौन सा सेल है? C2 है। टर्म 1 का 25%, मतलब कितना? टर्म 1 का 25%, 0.25 लिखोगे। टर्म 1 का 25% कितना हुआ? टर्म 1 का 25% मतलब कि कितना? C2 का, ये जो C2 दिया हुआ है ना, C2 जिसमें 70 है, इसका 25%। ठीक है भाई, प्लस क्या फॉर्मूला बना रहे हो भैया? क्या फॉर्मूला बना रहे हो? 25% ऑफ C2, 25% ऑफ टर्म 2 का भी 25%। कौन सा भैया? टर्म 2, D2, D कॉलम सेकेंड रो,
डी कॉलम सेकेंड रो, कौन सा सेल? D2 सेल, 0.25 ऑफ D2 प्लस, प्लस क्या करना है? प्लस कराना है हमें 50% ऑफ फाइनल मार्क्स। कौन सा आ गया भैया? कौन सा आ गया? ये वाला आ गया, E2। कौन सी रो चल रही है? रो हमारी 2 ही चल रही है, और कॉलम कौन सा है हमारा? E। तो E2 सेल पे, E2 सेल का कितना? 50%। कितना परसेंट भाई? 50%। अब मैम ये 0.5 लिखा है, अभी तक तो आप 1/4 बता रहे थे, अब आप 0.25 ले रहे हो, 0.5 ले रहे हो, तो भाई 25% को मैं कैसे लिख सकती हूं? ऐसे लिख सकती हूं? हाँ मैम, लिख सकते थे। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो क्या आया? इसको जब मैंने डिवाइड किया तो क्या आया? डिवाइड करने पे आया 1/4। ठीक है, लेकिन इसी 25% को अगर मैं डेसिमल रूप में लिखने की कोशिश करूंगी, नीचे दिए हुए हैं 2 जीरो, कितना आएगा? 0.25 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कहीं भी अगर आपको ऐसे दिया होता है 0.25, तो इसको आप कैसे लिखते हो? इसको आप कैसे लिखते हो? 0.25 को, 0.25 को आप ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? 25 डिवाइडेड बाय 100, यही लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? 100 का जो आपके 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, कितना है? 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो मतलब कि 2 छोड़ के फिर पॉइंट लग जाएगा। कितना हुआ? 0.25। सिमिलरली 25% अगर ये है तो 50% क्या होगा भाई? 50% को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, और आप इसको लिख सकते हो, कैसे? आप इसको लिख सकते हो, डिवाइड करने पे आएगा 1/2। आएगा कि नहीं आएगा? 50 और डिवाइड बाय 100 कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसी सेम थिंग को आप कैसे लिख सकते हो? 0.50 लिख सकते हो। तो पॉइंट के बाद एक अगर डेसिमल प्लेस दी हुई है, उसके बाद चाहे आप 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात बराबर है। मतलब कि 0.50 को आप ऐसे भी लिख पाओगे, 0.50 को आप ऐसे भी लिख पाओगे। क्लियर हुआ? जीरो की वैल्यू समझना, जीरो की वैल्यू पॉइंट के पहले है, पॉइंट के बाद नहीं। पॉइंट के बाद आप 0.50 को 0.5 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। मतलब कि आप 0.500000 को भी क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 0.5। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, पॉइंट के पहले है। क्या है? पॉइंट के पहले है। चलिए भैया, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब समझ आया? अब समझ आया? चलिए भाई, क्या कर रहे हैं? 0.5 कर रहे हैं भैया, 0.5 कर रहे हैं। किसका 0.5 कर रहे हैं? किसका? हम किसका 0.5 कर रहे हैं? किसका? फाइनल का। 50% कर रहे हैं हम किसका? फाइनल का। फाइनल किस में दिया हुआ है? E2 में। किस में दिया हुआ है? E2 में। 0.5 ऑफ E2। ठीक है, ये फॉर्मूला लग रहा है किसके अंदर? ये फॉर्मूला लग रहा है आपका F2 के अंदर। किसके अंदर लग रहा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला मैं लगा रही हूं किसके अंदर? ये फॉर्मूला मैंने लगाया है किस सेल के अंदर भाई? किस सेल के अंदर? F2 सेल के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया है। चलिए मैम, लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब तो लगा लिया है तो फिर लगा ही लिया है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन को मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। परेशान नहीं होने का, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देख लो भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? 25% ऑफ C2, 25% ऑफ D2 एंड 5% मतलब 50% ऑफ E3। अच्छा, E3 क्यों आएगा भाई? E3 क्यों आएगा? क्यों आएगा E3? E3 तो कतई ना आएगा, है ना? दिस इज E2। ठीक है, क्या है ये है आपका E2, ये आपका E2 ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? ये आपने फॉर्मूला लगाया किसमें? F2 के अंदर। तो इन द सेल F2, in the cell F2 we'll enter the formula this. Now this formula can be copied to, अब क्या कर रहे हैं हम? इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे किसमें? इन पूरे सेल्स में। किसमें करेंगे? पूरे सेल्स में। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? सारी चीजें यहां इस क्वेश्चन में रिवाइज हो रही हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या होगा? रिलेटिव रेफरेंसिंग। हम इस पूरे F2 सेल के अंदर जब ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, F2 सेल के अंदर जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने इस F2 सेल को सिलेक्ट किया, तो यहां पे आएगा मेरा फिल हैंडल। क्या आएगा? फिल हैंडल। इस फिल हैंडल पे जाइए। प्लस नहीं आता है भाई, मैं बना रही हूं, आप कुछ कह नहीं रहे हो। और ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा नहीं, यहां पे आता है आपका फिल हैंडल। जैसे ही आप इस पूरे F2 सेल के अंदर ये फॉर्मूला देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको मिलेगा एक टॉप राइट, नहीं बॉटम राइट, बॉटम राइट कॉर्नर पे मिलेगा आपको फिल हैंडल। उसको आप प्रेस करके क्या करोगे? ड्रैग कर दोगे। कहां तक? कहां तक भाई? 11 तक। कहां तक ड्रैग करोगे भाई?
कहां तक ड्रैग करोगे? आप करोगे इसको 11 तक ड्रैग, और जैसे ही ड्रैग किया, क्या हुआ? यहां पे आ गया आपका प्लस। क्या आ गया? यहां पे आएगा आपका प्लस। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है, ये हर एक सेल में कॉपी हो चुका है। क्या हो चुका है? हर एक सेल में कॉपी हो चुका है। आपने F2 के अंदर ये फॉर्मूला लिखा, उसको सेलेक्ट किया, फिल हैंडल की हेल्प से आपने उसे ड्रैग किया, कहां तक? यहां तक ड्रैग किया, तो यही फॉर्मूला हर एक सेल में कॉपी हो चुका है। और क्योंकि कॉपी हो रहा है तो ये लेके चलेगा अपने साथ रिलेटिव रेफरेंसिंग। मतलब कि F2 सेल के लिए अगर ये फॉर्मूला था, तो F3 सेल के लिए क्या हो जाएगा? F3 सेल के लिए क्या हो जाएगा? F3 सेल के लिए ये हो जाएगा C3, 0.25 ऑफ C3 प्लस 0.25 ऑफ क्या भाई? क्या होगा? 0.25 ऑफ D3। क्या होगा? D3 एंड 0.5 ऑफ E3। E3 में क्या है? 0, तो क्या होगा? 0। क्लियर हुआ? ऐसे ही पूरे के पूरे रिलेटिव सेल्स के हर एक सेल, मतलब कि ये आंसर, ये आंसर, इन सबका 25-25 एंड 50%, इन सबका 25-25 एंड 50% होके प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? पूरा वैल्यू प्लस नहीं होगी, इन दोनों का 25-25%, और इसमें अगर आपने फाइनल में अपियर हुए हो तो इसका 50% आपके सामने आकर समेशन हो जाएगा, और सबकी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी। क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई अब? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुकी है। चलिए भाई, तो क्या होगा? सेल F2 में आप ये फॉर्मूला डालेंगे। इस फॉर्मूला को डालने के बाद आप फिल हैंडल पे जाएंगे और इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे F2 से लेके F11 रेंज में। किसमें कॉपी करेंगे? F2 से लेके F11 रेंज में आप इसको कॉपी करने वाले हो। इन सेल E13 वी विल एंटर द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब E13 सेल की बात कर लें। E13 सेल की बात कर लें। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? E13 सेल पे आ जाओ भाई। किस पे आ जाओ? E13 पे आ जाओ। E13 पे हम क्या कॉपी कर रहे हैं? हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मैक्स फंक्शन। क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मैक्स फंक्शन। ठीक है भैया, कर लेंगे। किस का? F2 का और F11 का। चलो भाई कर लेते हैं। किसका कर रहे हैं? F2 का और F11 का। ठीक है मैम, कर लिया मैम। चलो भाई, बहुत अच्छे। क्या कर रहे हैं हम? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब करना है हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट। देखो भाई, E13 पे आ जाओ भाई। ये है आपका E13, ये E जा रहा है, और ये आपकी 13th रो जा रही है। मतलब कि ये वाला सेल, इस सेल पे आपने ये फॉर्मूला लगाया है। क्या लगाया है? इस सेल पे आपने ये फॉर्मूला लगाया है। क्या फॉर्मूला लगाया है? F जो बनाया था, F कॉलम में जो हमने मार्क्स परसेंटेज निकाले थे, इन सारे मार्क्स में से जो कॉपी पेस्ट किया है मैंने यूजिंग द फिल हैंडल, मैंने सबके मार्क्स निकाले हैं। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, वो वैल्यू आपको इसके अंदर मिल जाएगी। दैट इज इन द E13 सेल। कौन सा सेल भाई? E13 सेल पे। E13 सेल पे आपको मिलेगी इन सारे के सारे मार्क्स में से हाईएस्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं मैक्स फंक्शन। कौन सा रेंज लिया है? हमने लिया है F2 से F11। यहां से चलेगा, यहां पे रुकेगा। कौन सा सेल, कौन सा कॉलम? ये वाला कॉलम। इन सारे कॉलम में, इन सारे के सारे सेल्स में जो वैल्यूज है उनके बीच में होगा कंपैरिजन, और उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो वैल्यू रिटर्न होगी एज द आंसर इस सेल के अंदर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया, आ जाओ। इन सेल E13 की बात कर ली, अब E14 भी खाली है। E14 क्या कहता है? E14 कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फाइनल। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल में अपीयर हुए हैं? बहुत से आप यहाँ पे खाली जगह देख रहे होगे। सो आउट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट नहीं आए? कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए? कितने स्टूडेंट्स नहीं आए भाई? कितने नहीं आए फाइनल में? 1 2 एंड 3। 3 स्टूडेंट्स नहीं आए, मतलब कितने लोग अपीयर हुए हैं? 7। ये तो मैंने मैन्युअली कर लिया। अब मैं ये कर सकती हूं यूजिंग द फंक्शन काउंट। किस फंक्शन की हेल्प से? काउंट फंक्शन की हेल्प से। तो करना क्या है भाई? आप क्या करेंगे? E14 सेल में, किसमें? E14 सेल में आपको चाहिए, E14 सेल में चाहिए आपको उतने स्टूडेंट्स का काउंट जिन्होंने फाइनल में अपीयर किया है। हम सब जानते हैं 7 है।
7 है, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? हम यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला में लगाएंगे हम एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट करो भैया, काउंट करो। क्या काउंट करो भाई? क्या काउंट करो? E2 से लेकर, कहां से? E2 से लेकर कहां तक जाएगा? E11 तक। कितने ऐसे सेल्स हैं जहां पे एक डेटा वैल्यू है? कितने ऐसे सेल्स हैं जहां पे एक न्यूमेरिक वैल्यू है? कितनी मिलेंगी? 7 मिलेंगी। तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई भाई? ये चीज क्लियर हो गई? तो इस पूरी टेबल को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने क्रिएट किया है एक नया कॉलम F, जो कि कैलकुलेट करता है द एवरेज मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट इन द एंटायर सेशन। इसके बाद हमने जाना कि कैसे मैं एक एंटायर मार्क्स में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकाल सकती हूं इन दी E13 सेल, एज वेल एज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर किया है, ये भी हम पता कर सकते हैं यूजिंग दी काउंट फंक्शन। तो हमने मैक्स फंक्शन यूज कर लिया, काउंट हमने यूज कर लिया, रिलेटिव रेफरेंसिंग हमने इसमें यूज कर ली है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन समझ आया? अगर ये क्वेश्चन आपको तब भी समझ नहीं आता है तो फिर से बैक जाइए और इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। तब भी अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट है, कैसे ये फॉर्मूला काउंट हो रहा है, कैसे एफ कॉलम बन रहा है, कैसे हम चीजें कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ साथ आज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 10। जी हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1 फिनिश लाइन पर आ चुका है, पधार चुका है। चैप्टर नंबर 10 खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। इस इंटायर चैप्टर में हमने बहुत सी चीजें देखी। आपका कैल्क क्या है? कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर क्या होता है, एक सेल के अंदर आप कोई डेटा वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे आप रेंजेस बना सकते हैं, रेंजेस के बाद आप कैसे फॉर्मूलेस को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करा सकते हैं, दैट इज सेल रेफरेंसिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 10, जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3 तरीके की सेल रेफरेंसेस हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स रेफरेंसिंग। बहुत ही डिटेल तरीके से हम ये सारी रेफरेंसेस पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने जाना हाउ टू कॉपी सम डेटा फ्रॉम वन सेल टू द अदर लोकेशन और टू द अदर वर्कशीट, मूव अ डेटा फ्रॉम वन वर्कशीट टू सम अदर लोकेशन और टू द अदर वर्कशीट, मतलब कि कॉपी पेस्ट ऑपरेशन एंड कट पेस्ट ऑपरेशन, ये चीज हम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि कैसे हम इरेज कर सकते हैं किसी भी सेल के कंटेंट को, और सिर्फ कंटेंट को ही इरेज नहीं करते हैं, उस सेल पे अगर मैंने कोई कमेंट, कोई नोट, कोई फॉर्मेट भी दिया हुआ है तो वो भी हम इरेज कर सकते हैं। हाउ टू क्विट फ्रॉम अ वर्कबुक, एक वर्कबुक से आप कैसे क्विट कर सकते हो, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक पढ़ा हमने वो है हमारा फंक्शंस। फंक्शन क्या कहलाता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, मिन फंक्शन, मिन ए, मैक्स फंक्शन, मैक्स ए, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आए दिन कोई ना कोई नए इन्वेंशंस होते ही रहते हैं। तो हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक दैट इज इफ फंक्शन। इसी के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में मुझे इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ही एक्साइटिंग जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करने को मिल जाए। तो ये भी आप जानते हैं कि mangerbeans.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हैं भैया, देख लीजिए जल्दी से। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड। भैया सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई। कौन पढ़ाता है सीबीएसई हिंदी मीडियम में? एमपी बोर्ड पढ़ा होगा आपने, बिहार बोर्ड पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा, लेकिन सीबीएसई हिंदी मीडियम में हम ही पढ़ाते हैं आपको। सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे बोर्ड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे www.mangerbeans.com पर। तो सोच क्यों रहे हो, फटाफट से उठाइए अपने मोबाइल फोन्स को और ब्राउजर खोलिए। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, डालिए उसमें www.mangerbeans.com और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे के सारे एक्साइटिंग कोर्सेज को। आपके सामने खुल के आएगा कुछ ऐसा। क्या है ये है हमारे mangerbeans.com का ऑफिशियल होम पेज। इस होम पेज पे जाइए, इन कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए और चूज कीजिए द राइट कोर्स फॉर यू। रुक जाओ, इतना ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं भाई, क्यों भागते हो। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी हर सब्जेक्ट की। मैं आपको बताती हूं, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलेगी। ना ही मार्केट जाने की दिक्कत है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट पे जाके खरीदने का टंटा। आपका अपना मैंगरबेन्स है ना, तो
तो हमें से ले लो। जी हाँ, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक एज वेल एज ई नोट भी। हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के मिलते हैं आपको ई नोट। अगर ब्राउजर पे नहीं जाना है, magerbase.com पर भी नहीं जाना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ ना। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी वो लिंक्स जिनको चूज करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस पर, जहां पे आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स का पूरा एक बड़ा सा समंदर मिलेगा। उस समंदर में से आप अपनी पसंद की ई बुक एंड ई नोट चूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं शुभा कौशिक लेती हूं आप सबसे अलविदा चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीशन के साथ। अब हम लेके आएंगे इस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो कहीं जाओ नहीं। अभी चैप्टर फिनिश हुआ है लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके और सब्सक्राइब कर दो भैया मैंगर ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि वो करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड।